तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा आप एचआर मैनेजमेंट का एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो मैं इस वीडियो में आपको एचआर मैनेजमेंट की जितने भी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है या कह लीजिए पूरा वन शॉट में आपकी जो बुक है 350-400 पेज की वो पूरी कंप्लीट कराऊंगा। 350-400 पेज की बुक है, पर मैं इसको 56 पेज में पूरी एक पीडीएफ बना के लिया हूँ, सारा एक्सट्रैक्ट करके लिया हूँ। 350-400 पेज में जो भी लिखा होता सारा मतलब चुन चुन के सारा इंपॉर्टेंट चीज़ सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख के लिया हूँ पीडीएफ बना के, ठीक है। और वन शॉट में कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। वैसे तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि 16 चैप्टर हैं भाई, वन शॉट में खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, एक साथ इतना बोलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके 2 पार्ट में निकालूँ कि एक पार्ट ये हो जाए, एक पार्ट अगर दूसरा पार्ट मैं इसका बनाऊंगा तो आप देखते हैं पूरी एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका दूसरा पार्ट है कि नहीं है। अगर दूसरा पार्ट होगा तो वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा, और नहीं होगा तो मैं इसी वीडियो में पूरा मर्ज करके सारा करा दूँगा, ठीक है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको तो भाई इसके लिए भी बने रहना वीडियो में, एंड में बता दूँगा कैसे डाउनलोड करनी है पीडीएफ, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए एचआर मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको एचआर तो पता ही हो क्या होता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स की भी नहीं यार अभी हमारे, आप कितनी तो उम्र हो गई आप कॉलेज में आ गए। एचआर का तो आपको पता है कंपनी में एचआर होता है, ठीक है। आप कहीं भी कंपनी के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन भी कह लीजिए, कहीं भी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन बेसिकली करते हैं ज़्यादातर, तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये बोला जाता है कि हमारी एचआर टीम से बात कर लीजिए, ठीक है। एचआर टीम का काम यही होता है कि कंपनी में चेक करना कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना काम है, कितने अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो जितने ज़्यादा हैं उनको ले ऑफ कर देती है, मतलब हटा देती है, ठीक है। अगर कम एम्प्लॉयज़ है कंपनी में कम एज़ कम्पेयर टू देयर वर्क तो वो रिक्रूट भी कर ले, थोड़ी बहुत सिलेक्शन करके रिक्रूट कर लेते हैं जितने उनको चाहिए होते हैं बंदे की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो एचआर मैनेजमेंट का काम ही होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप नाम से समझ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करती है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कंपनी के, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इनका काम यही होता है भाई कि मतलब पहले चेक करना कितने बंदों की ज़रूरत है, ज़्यादा बंदे हैं तो उनको निकाल दो, कम है तो रिक्रूट कर लो। और रिक्रूट करने में वही होता है, रिक्रूट करने के बाद उसको सही जगह पर देना, मतलब राइट प्लेस पर राइट पर्सन को रखना, मतलब जो बंदा जहाँ पर ज़रूरत है उसकी वहाँ पर रखना, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। और उसको कंपनसेशन देना, मतलब उसको सब कुछ मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी एम्प्लॉयज़ को जो भी वो करता है ना हैंडल करता है वो एचआर मैनेजमेंट करता है, क्योंकि एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है एचआर, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। अब आपको सारा जितने भी एचआर का सब है ना, सारी जगह पे आपको ये समझ आ जाएगा। जहाँ भी मैं ह्यूमन रिसोर्स बोलूँगा आप ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होता है, बस एम्प्लॉयज़ की कदर करता है, ठीक है। इसमें ये लिखा है एचआर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज, अटेंडिंग देयर लेबर रिलेशन एंड हेल्थ सेफ्टी एंड फेयरनेस। बस यही काम है कि उनको एक्वायर करता है, पहले तो रिक्रूट करता है, ट्रेन करता है, उनको अप्रेज करता है, उनको कंपनसेशन देता है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह देता है, सारे इंसेंटिव्स देता है, ठीक है। और उनके लेबर रिलेशन मतलब लेबर लॉ वगैरह सब वो मेंटेन कर रखता है कि भाई लेबर लॉ भी वायलेट ना हो उनके, ठीक है। और उनको हेल्थ सेफ्टी का भी फेयरनेस कंसर्न को हैंडल करता है, ठीक है। एचआर का काम यही होता है। यहाँ पर भी लिखा परवेसिव फोर्स है, मतलब कि मतलब परवेसिव नेचर में सारी एंटरप्राइजेज में होता है, कोई एक में नहीं होता कि एक कंपनी के अंदर एचआर होते हैं। एचआर हर कंपनी में होता है, मतलब जिस कंपनी में भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ एचआर तो होंगे भाई, जो लोगों को रिक्रूट करेंगे, लोगों को सैलरी वैलरी देंगे। तो एचआर मैनेजमेंट हर कंपनी में होती है। एक्शन ओरिएंटेड होता है, इनका बैठने का काम नहीं होता, इनका मतलब एक्शन का काम होता है, मतलब सारा काम देखते रहना, कैसा काम हो रहा है, कुछ गलत होता है तो ठीक करना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उनको भी सॉल्व करना, लोग चाहिए तो रिक्रूट करना, बस एक्शन ओरिएंटेड होता है। मतलब इनका काम बैठ के देखने का नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ करते रहने का होता है, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, आपको बताइए फ्यूचर को देखकर काम करते हुए मैनेजमेंट का काम ही होता है कि फ्यूचर को देख के कंपनी को आज चलाना, ठीक है। पीछे की चीज़ पे पीछे की चीज़ पे आज के लिए रन नहीं करती कंपनी, ये पीछे जो हो गया उसके हिसाब से रन करेगी कंपनी। हमेशा रन होती है फ्यूचर के हिसाब से कि फ्यूचर में जो भी होने वाला है कंपनी को, जैसे हमारे लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव करने हैं, तो फ्यूचर को ध्यान में रख के कंपनी करती है। तो मैनेजमेंट का काम यही होता है। एचआर मैनेजमेंट में मैनेजमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट का काम यही होता है, फ्यूचर को दिमाग में रख के काम करना। डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम ये होता है कि डेवलपमेंट करते रहें, अपनी कंपनी में डेवलप करते रहें, मतलब ट्रेनिंग देते रहे, वो लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके डेवलपमेंट का काम करते रहे, उनका भी मतलब पर्सनल इंसेंटिव्स देते रहे, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती रहे और कंपनी का डेवलपमेंट होती रहे, इनका ये काम होता है। कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मतलब ये इनका काम होता है, लगातार चलता रहता है। ऐसा कोई काम नहीं होता कि एक बार रिक्रूट कर लिया और कंपनी बैठ के मतलब एचआर बैठ के देख रहा है आराम से क्या काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। रिक्रूट कर लिया, फिर उसको प्लेसमेंट दी सही जगह पे जहाँ पे वो डिजर्व करता है, फिर उसको ट्रेनिंग वगैरह दी, फिर देखा उसको कोई ग्रीवनेस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसको सारे मतलब कंपनसेशन वगैरह, मतलब इनका काम चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता ना कि काम हो गया आप बैठना है देखना आराम से, तो कंटिन्यूस होता है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताई दिया, आप पढ़ सकते हैं। बाकी तो ये बता दिया भाई ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब एचआर मैनेजमेंट ना 2 चीज़ मर्ज कर दो। एक तो एचआर मैंने जो आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है एचआर होता है, और मैनेजमेंट का काम तो आपको बताइए मैनेजमेंट यार 11th 12th में पढ़ के आए हो कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मैनेजमेंट
का काम तो आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना, ठीक है, और एम्प्लॉय करना बंदे को जो इसमें स्किल्स और एबिलिटी है वर्क एफिशिएंटली करने की, ठीक है। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेंड बंदे और मोटिवेट करना, मतलब वेल ट्रेंड बंदे को एक्वायर करना और उसको वेल मोटिवेटेड रखना, क्योंकि वो मोटिवेटेड रहेगा तो भाई वो अच्छे से काम करेगा, फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ध्यान रखते हैं कि बंदा पूरा जो एम्प्लॉय है पूरा जॉब सेटिस्फेक्शन हो उसके अंदर, ताकि वो पूरी उससे काम कर सके, वरना ऐसा ना हो कहीं उस पर बिल्कुल जॉब सेटिस्फेक्शन है ही नहीं और फिर वो परेशान होगा कंपनी में, तो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। और वही होता है कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज कंपनी बना रही है उनको एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना, उनको बताना, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी के अंदर ना एक होता है टॉप लेवल मैनेजर, एक होते हैं एचआर और एक होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो टॉप लेवल और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक एचआर होता है, तो यही करता है, टॉप लेवल की बात सुनता है, एचआर एम्प्लॉय को बताता है, ठीक है। लास्ट में जो भी एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी काम होता है ना एचआर करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स करता है सारा, मतलब एचआर ही देखता है। जितनी पॉलिसीज बनी है वो कम्युनिकेट एचआर करेगा, डेवलपमेंट की उनका भी ध्यान देता है कि भाई बंदा जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, मतलब उसको सही कंपनसेशन मिले, सही इंसेंटिव मिले काम के हिसाब से, ताकि उसकी पर्सनल लाइफ भी डेवलप हो और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी सके। एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं सब कुछ एचआर की, ठीक है। टू बी एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू नीड ऑफ सोसाइटी। और मैनेजमेंट का आपको ये पता होगा, मैनेजमेंट एक सोशल काम भी होता है, जो कि आपको पता होगा कि सोसाइटी के लिए भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ताकि वो सोसाइटी में वो कर रही है, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ा बहुत तो सोसाइटी के लिए भी काम करते रहते हैं, ताकि भाई लोगों की नज़र में उनकी अच्छी गुडविल बनी रहे, क्योंकि भाई सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, मतलब धुआं फैला रही है, पोल्यूशन फैला रही है, सोसाइटी को हार्म ही करेगी, तो भाई सोसाइटी पे तंग आ जाएगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो अपनी हैंडल करते हैं और जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको ही पूरा करते हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाते हैं, वो करते हैं ताकि इनकी इमेज अच्छी बनी रहे कंपनी की, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एचआर मैनेजमेंट की इंटरप्राइज लेवल पर, मतलब कंपनी के लिए क्या है एचआर मैनेजमेंट की वो है इंपॉर्टेंस। आपको पता ही होगा एचआर का काम होता है, कंपनी में क्या फ़ायदा करती है एचआर भाई कंपनी को अच्छे लोग मतलब रिक्रूट कर देती है, जो कंपनी को चाहिए उनको डेवलपमेंट कर देती है, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह देती है, ताकि वो कंपनी के लिए सुटेबल बन सके, जो काम कंपनी कराना चाहती है उनसे वो अच्छे से कर सकें। मैनेजिंग रिलेशनशिप, मतलब वही एचआर के साथ अच्छे वो एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलता है, ताकि कंपनी ग्रोथ कर सके। अच्छे रिलेशन होंगे एचआर और एम्प्लॉयज़ के, तो दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, बात मानेंगे और कमिटमेंट के साथ अपना एक दूसरे का काम करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग द रूल्स, भाई यही होता है कि एचआर हेल्प करती है ताकि एम्प्लॉय रूल को फॉलो कर सके, क्योंकि रूल बना तो दिया सीईओ वगैरह ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, पर ये हेल्प करते हैं इन रूल्स को रेगुलेट करने के लिए, मतलब इम्पोज करने के लिए, कि मतलब एम्प्लॉयज़ को समझाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ इन रूल्स को पालन भी कर सके, उनका फॉलो भी कर सके, ठीक है। और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ये तो मैंने बताया था, फ्यूचर के लिए काम ही करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल के लिए क्या काम होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या काम होता है, ये प्रमोट करते हैं टीम वर्क। आपको पता है एचआर है तो ये भी प्रमोट करते हैं कि यूनिटी बनी रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ऐसा ना हो भाई एक आधा मतलब आपस में लोग एक दूसरे जल रहे हैं, ऐसा ना हो, मतलब एक दूसरे से बनी रहे उनकी, ठीक है, ताकि यूनिटी बनी रहे कंपनी में, ताकि यूनिटी बन रहेगी तो सब एक साथ काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देते हैं उनको। आपको पता होगा मैंने बताया कि इंसेंटिव वगैरह देते हैं, अगर एम्प्लॉय में किसी ने ज़्यादा काम करा है या अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब अच्छा काम करा है, प्रॉफिट अच्छा कंपनी कमा के दिया है, तो भाई उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी एचआर ही देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदा है एचआर का, ये लिखा है इसमें कि टीम वर्क प्रमोट करते हैं, एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, भाई टीम वर्क बने रहेगा, सब में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ठीक है, उनको एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। और इट अलाउ पीपल वर्क विद डेलीगेट कमिटमेंट, हाँ उनको ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसा वो करते हैं, मतलब अच्छा मोटिवेट करते हैं, उनको ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं ताकि वो पूरी डेलीगेंस के साथ और कमिटमेंट के साथ कंपनी के लिए काम कर सके, ताकि क्योंकि उनको ऐसा फील ना हो भाई कंपनी दूसरी है, उनको ऐसा लगे भाई कंपनी मेरी है, एक कमिटमेंट बनी रहे कंपनी के, मतलब तो इसलिए एचआर एम्प्लॉय को भी काफ़ी वो करते हैं, मतलब खुश करते हैं, ताकि वो काम सही से करता रहे, क्योंकि भाई उनको कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, सैलरी अच्छी नहीं दोगे तो भाई वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, फिर आपकी कंपनी का काम पूरा मन से नहीं करेगा। सोसाइटी लेवल पर क्या होता है बताया भाई, जॉब क्रिएट करते हैं सोसाइटी को ताकि अच्छी गुडविल बनी रहे, लेबर लॉ बनाया होता है कंपनी ने, तो उस पर भी काम करती है कि एचआर की भाई लेबर लॉ वायलेट ना हो, कहीं गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करे हमारे काम में, ठीक है। इकोनॉमी को पावरफुल बनाते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर ग्लोबल में अपनी ब्रांचेस विजिट बना के वो करते हैं, मतलब ग्लोबल में ज़्यादा ब्रांचेस खोल के एक मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बना देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ग्लोबल में ज़्यादा ग्लोब में मतलब समझ रहे हैं ना, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी फिर वही होगा पूरी ग्लोब में, अच्छा इंडिया का नाम भी होगा, इनकी कंपनी का नाम भी होगा, तो मतलब एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे ग्लोब में, अलग अलग ब्रांचेस खोल के। एचआर का काम, मैनेजमेंट का काम होता है, सीईओ वगैरह जो होते हैं ये तो बैठे होते हैं, मेनली काम तो एचआर करते हैं, जो कंपनी में मैनेज करते हैं ताकि सारी जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, एम्प्लॉय से रिलेशनशिप में आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सब कंपनी का वो क्या कहते हैं, वो मॉनेटरी रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, मतलब सबके पास पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, पैसा सब लगा लीजिए 50 लाख रुपए लगते हैं, 1 करोड़ रुपए लगता है, लगा तो वो कोई भी देगा, पर वही बात है जितने अच्छे उनके एम्प्लॉयज़ होंगे ना, कंपनी उस पर डिपेंड करती है कैसी कंपनी होगी, ठीक है।
क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही सबके अलग होते हैं, पैसा तो सबके पास होता है, तो एचआर ही वो करते ताकि कंपनी ऐसा मतलब एचआर एम्प्लॉय के साथ ऐसा रिलेशन बना के चलती है कि भाई अच्छा परफॉर्म करे वो भी, ठीक है। एचआर का आपको मैनेजमेंट के आपको पता होगा 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का एक तो काम आपको पता है कि मैनेजरल फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, आप तो पढ़ के आए हैं, बहुत बेसिक चीज़ है आपके लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। ये तो आपका एचआर काम होता है। और दूसरा काम होता है ऑपरेटिंग फंक्शन के। ऑपरेटिंग में आपको पता है क्या होता है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉय राइट, काइंड ऑफ का यही काम होता है। ये बस ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर क्या क्या काम आते हैं, ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर काम आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शंस के अंदर आता है कि मतलब एम्प्लॉयज़ को राइट पर्सन को कंपनी में लाना, ठीक है। एम्प्लॉइंग द राइट काइंड एंड राइट नंबर ऑफ पीपल, जो भी कंपनी को चाहिए, मतलब ऐसा देखना कंपनी के अंदर कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, क्या क्या उनमें स्किल होनी चाहिए, इसको दिमाग में रख के लोगों को रिक्रूट करना और कंपनी में जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे उनको प्लेस करना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने का मतलब ये एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग करना, कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी को चाहिए, कितने की ज़रूरत है, कितने की नहीं है, ठीक है। सारी जॉब एनालाइज करते हैं, ये कंपनी में काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये सोचते हैं कि कंपनी में काम क्या है, ठीक है। कंपनी में काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस काम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले जॉब को एनालाइज करते हो, क्योंकि इसको एनालाइज करके इनको पता चलेगा कि भाई कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी में काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इस काम करने के लिए क्या बंदा चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जॉब एनालाइज करते हैं, इसकी टेक्निकल बंदा चाहिए किसी कंपनी में। सबसे पहले ना टेक्निकल बंदे की वो टेक्निकल पोस्ट की एक जॉब एनालाइज करेंगे कि टेक्निकल बंदे मतलब क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसको स्किल आनी चाहिए, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ये इसके दिमाग में आ जाएगा ना, फिर वो लोगों को ढूंढेगी, रिक्रूट करेगी जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, सारा काम जानता हूँ, फिर उनको करेगी। समझ रहे हैं ना आप। जॉब को पहले एनालाइज करते हैं कैसी जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें और क्या बंदे को आना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब दिमाग में रखने के बाद जब उसकी वजह से पता लग जाती है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करती है। रिक्रूटमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मतलब अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई टू ज्वाइन द कंपनी, ठीक है। इसका यही होता है कि एडवर्टाइजिंग करती है, सब आपको पता होगा। कंपनी एडवर्टाइज करती है, सोशल मीडिया पे डालती है, या काफ़ी लिंक्डइन वगैरह वेबसाइट होती है, इन पर डाल देती है प्लेटफॉर्म पर, जो उनको बंदे चाहिए होते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो डाल देती हैं कि ये क्वालिफिकेशन और ये स्किल्स होनी चाहिए, इन बंदे को हम रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एप्लीकेशन उनके पास आए ताकि उन पर वाइडर चॉइस रहे बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस वही होता है, रिक्रूटमेंट आता है, उसके बाद सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट में होता है वो अपनी जॉब डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, फिर लोग उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट में कंपनी ट्राई करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन पर अप्लाई करें। सिलेक्शन में होता है जितने लोगों ने अप्लाई करा है उनमें से बंदा वो सिलेक्ट करना जो कंपनी के लिए मोस्ट सुटेबल है, ठीक है, जिसमें सारी क्वालिफिकेशन मैच कर रहा हो, सारी स्किल्स मैच कर रहा हो, ठीक है। प्लेसमेंट में ये होता है कि असाइनिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू राइट जॉब, जो उन्होंने सेलेक्ट करा एम्प्लॉय, जैसे सिलेक्शन में कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, 1000 लोगों में से ये 100 लोग चाहिए हमें। उसके बाद वो 100 लोगों को उनकी जगह पर प्लेस करना, मतलब 100 लोगों की सबकी अलग क्वालिफिकेशन होगी, सबकी अलग स्किल्स होगी, सबके पास कोई टेक्निकल होगा, कोई भाई अलग मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होगी, किसी मशीनरी की नॉलेज होगी, तो उसको सही जगह पे प्लेस करना, मतलब जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है उसको उसकी बेस्ट जगह पे प्लेस करना। मतलब टेक्निकल बंदा लिया है, उसको रिक्रूट करा है, तो उसको जहाँ पर टेक्निकल बंदा जो उसकी स्किल आती है, जो मैच होती होंगी उसके काम से, वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे ताकि भाई सही बंदा सही जगह पर काम कर सके, ताकि बंदा भी खुश रहे और काम भी अच्छे से हो, ठीक है। अगर टेक्निकल बंदे को कंप्यूटर पर बिठा दोगे भाई वो तो काम नहीं कर पाएगा ना, छोड़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो सही जगह प्लेस करना, प्लेसमेंट देना वो भी काम होता है। इंडक्शन और ओरिएंटेशन आपको पता होगा, आप 11th में पढ़ के आए हैं। इंडक्शन और ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम होता है जो कंपनी एम्प्लॉय को नया नया जब ज्वाइन होता है ना उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए करती है। मतलब कंपनी में नया बंदा ज्वाइन हुआ है तो उसको पहला दिन जो होता है, मतलब पहले फ्यू डेज होते हैं, उसमें इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं जिसमें उसको कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो नया बंदा, उसको कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा काम क्या होगा, ठीक है, मेरे को कौन मेरा बॉस होगा। मतलब हर किसी का मेन बॉस थोड़ी होता है कि भाई एक टॉप सीईओ से सब बात करेंगे, हर किसी का अलग अलग हेड होता है, ठीक है। हेड का एक मतलब समझ रहे ना, एक सेगमेंट होता है, सबका एक अलग हेड होता है, तो उसको बताया जाता है आपका ये काम है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको रिपोर्ट करेंगे, जो भी आप काम करेंगे इसको अपना देंगे, ये आपको काम देगा, आपको इसकी बात सुननी है, इसको काम बताना है, सब कुछ जो भी कंपनी के बारे में मतलब सारा कुछ बताना है कि आपको यहाँ बैठना है, आपका ये काम है, इन लोगों से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंपनी के बाद कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करना जो होता है वो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम में होता है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन भी होता है उसका एचआर मैनेजमेंट, कंपनी को डेवलप करना। डेवलपमेंट आपको पता ही है भाई, लोगों को ट्रेनिंग देना, जो एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको ट्रेनिंग देना, ताकि जो जैसे टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम करने के लिए एक बंदा है जिसको टेक्निकल नॉलेज तो है पर जो पर्टिकुलर कंपनी का नॉलेज चाहिए ना उसमें थोड़ा वो लैक करता है, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि वो बंदा वो काम सीख जाए जो कंपनी में ज़रूरी है उस बंदे को करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट करती है भाई, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर द फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको डेवलपमेंट भी करती है ताकि उसको नई नई स्किल्स सिखाती है बंदों को, ताकि वो फ्यूचर में बड़ी पोस्ट के लिए भी काम कर सके। मतलब लगा लीजिए आज अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको ऐसी भी ट्रेनिंग देगी कि वो आगे जाके मैनेजर बन जाए, कंपनी का फ्यूचर मैनेजर बन जाए, ठीक है। एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होती है इसमें, और लगा लीजिए कंपनी के लिए भी डेवलपमेंट की बात है कि उन पे फ्यूचर मैनेजर आ गया है, फ्यूचर मैनेजर स्किल वाला एम्प्लॉय भी है, ठीक है।
परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देते हैं। आपको पता होगा कि उनकी पहले परफॉर्मेंस चेक करेगी और उनके ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं, ताकि उनको इंसेंटिव्स दे, ताकि उनकी भी ग्रोथ होती रहे, कंपनी की भी ग्रोथ हो और ये बंदा मोटिवेट रहे। और बंदे को मोटिवेट करने के लिए भाई इंसेंटिव्स देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल देती हैं, ठीक है। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी देती है कि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कैरियर प्लानिंग के लिए भी काम करती है। ऐसा नहीं है भाई कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए कंपनी काम करने के लिए, ऐसा होता है कि कंपनी उनको इंसेंटिव्स देती है ताकि कैरियर मतलब एम्प्लॉय है ना, उसका भी कैरियर सिक्योर रहे और उसकी लाइफ भी पर्सनल डेवलप हो, ताकि वो भी ये समझे कि भाई हाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा ना हो भाई एम्प्लॉय बन के रह गया सारी ज़िंदगी, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप करता रहता है, हर साल उसको कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको डेवलपमेंट मिलती रहेगी, मतलब वो आज एम्प्लॉय है कल CEO बनेगा, ऐसे काम चलता रहता है। कोचिंग एंड मेंटरशिप देते हैं ताकि कोई भी अगर उसको दिक्कत है, कोई काम में कॉन्फ्लिक्ट है उसका एम्प्लॉय के साथ, तो वो भी सॉल्व कराती है। कोचिंग मेंटरशिप देती है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है उसको, तो वो सॉल्व करने का भी काम करती है। कंपनी को पता है भाई एम्प्लॉय मेंटली स्टेबल नहीं होगा तो फिर कंपनी के लिए तो क्या ही काम करेगा, अच्छे से फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया, आप पढ़ भी सकते हैं। और भाई इतना मत लिख के आ जाना, ये बात मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भूल गया था बात बतानी। ये जैसे मैंने लिखा ना ट्रेनिंग में मैंने 3 लाइन लिखी है, तो ऐसे मत लिख के आ जाना कि डेवलपमेंट फंक्शन क्वेश्चन में पूछा हो तो आप बस ट्रेनिंग की 1 लाइन लिख के आ जाओ, ठीक है। ये सिर्फ मेरे को हिंट देने के लिए, आप कॉलेज स्टूडेंट हो इसलिए मैं सिर्फ हिंट देने के लिए लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं करता क्योंकि आप याद भी नहीं कर पाओगे 16 चैप्टर, ठीक है, और ना ही आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ हिंट देने के लिए लिखा कि डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर ये चीज़ आती है। मैं चाहता था पूरी हेडिंग भी सिर्फ ये लिख लाता ट्रेनिंग डेवलपमेंट, पर मैंने फिर भी 1 लाइन की थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस लाइन में क्या लिखा है। जैसे कई बच्चों को अगर नहीं पता परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है तो समझ जाए क्या होता है, ठीक है। बस इसको समझाने के लिए लिखा। ये मैं सोचना भाई ये इतना ही लिख के आना भैया ने इतने देता, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप समझ जाएं तो अपने आप एग्जाम में बस आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर ट्रेनिंग आता, ट्रेनिंग के बारे में क्या आपको सब पता, ट्रेनिंग क्या होती है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, सब आप अपने आप से बना के लिख के आए, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही मत लिख के आना, सिर्फ एक फंक्शन आपको मतलब ये चीज़ आपको सिर्फ बताने के लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिफाइन इतनी नहीं है, डिफाइन सिर्फ मैंने इतनी चीज़ें लिख के ताकि आप एक रिलेट कर दें, आप सिर्फ एक चीज़ याद कर लें कि इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ आती है, ठीक है। बाकी मैंने ये नहीं कहा इसको याद करके सिर्फ इतना लिख के आना, वहाँ पे आंसर बड़ा लिख के आना। तो बड़ा लिखने के लिए भाई इसको एग्जाम्पल लिख के जरूर आया करो। ट्रेनिंग लिख रहे हो ट्रेनिंग के पास एग्जाम्पल लिखा हो, डेवलपमेंट लिख रहे हो उसका एग्जाम्पल लिख रहे हो। एग्जाम्पल लिखने से आंसर भी बड़ा होता है और फिर कम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं आपको, मतलब कम चीज़ें लिख के भी एग्जाम्पल लिख कर क्वेश्चन बड़ा कर दोगे, आंसर बड़ा कर दोगे, ठीक है। कंपनसेशन का काम तो होता है जिसकी मैं यहाँ पर हेडिंग लिख के लाया हूँ। ये कंपनसेशन के अंदर क्या आएगा, जो आपको इवैल्यूएट करोगे कितनी वैल्यू, मतलब कितना, मतलब जॉब इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है कि मतलब एक बंदे को जॉब, मतलब जैसे लगा लो एक कंपनी में एक कंप्यूटर पे काम करने वाला बंदा है, ठीक है, उसकी कंप्यूटर वाली जॉब है, मतलब बैठ के वो डाटा एंट्री करे कुछ भी करे तो कंप्यूटर की जॉब है उसकी, मतलब उसको चेयर पे बैठ के मतलब कंप्यूटर पे काम करना है, तो उसकी जॉब इवैल्यूएशन करोगे कि जो कंप्यूटर पे एम्प्लॉय काम करते हैं इनकी जॉब का इवैल्यूएशन करोगे कि कितना ये काम करते हैं, कितना ये कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना इनका प्रॉफिट में शेयर है उनसे, फिर उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेक करेंगे। इवैल्यूएशन में वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यूएशन सबसे काम ही होता है कि एक जॉब की वैल्यूएशन चेक करते हैं कि एम्प्लॉय जो कंप्यूटर बैठ के बात कर रहा है ये कितनी वैल्यूएशन है इसकी, कितना पैसा ये डिजर्व करता है, कितना ये काम कर रहा है उसके हिसाब से कितना पैसा डिजर्व करता है। ये होता है जॉब इवैल्यूएशन, कि एक जॉब की वैल्यूएशन चेक करना, ठीक है, कि वो जॉब कितना काम करके दे रही है, कितना हमको मतलब हमारे में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी ग्रोथ में, और उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय को, उस पर्सन को, उस पूरे डिपार्टमेंट को सैलरी अलॉट होती है, ठीक है। कंपटीशन में आपको बताइए जॉब मैंने वैल्यूएशन बता दी उसकी सैलरी के लिए, उसकी जॉब इवैल्यूएशन करेंगे ताकि उसकी पता चले कि इस जॉब की वैल्यू कितनी है, कितना वो हमको कंट्रीब्यूट करे, उसकी सैलरी दें। वेजेस एंड सैलरी भी उसके अंदर ही आती हैं, ठीक है, और बोनस भी सारे कंपटीशन के अंदर ही आते हैं। तो ये 3 पार्ट के। इंटीग्रेशन फंक्शन भी होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन मैंने आपको बताई है, सबको जोड़ के रखना क्योंकि HR एक ही है कंपनी में। HR मैनेजमेंट लगा लो, एक ग्रुप ऑफ HR मैनेजमेंट भी हो सकता है कि 4-5 लोग मिलकर एक HR मैनेजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपको मैं एक ही तरह से बता रहा हूँ कि HR मैनेजमेंट अगर एक है कंपनी में तो आप लगा लीजिए उसका काम यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को जोड़ के रखे, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व कराता है HR मैनेजमेंट, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज़ को देख रहा है, ठीक है। आप लगा लीजिए आप एक क्लास के टीचर है और आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, इतने होते नहीं फिर मैं बता रहा हूँ 50 स्टूडेंट है, ठीक है। 50 में से आपस में कई होते हैं भाई इनका आपस में नहीं बनती होगी, भाई सबका छोड़ी 50 में से 50 लोग आपस में बना के रखें, कई होते हैं कि आपस में उनकी बनती नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फंक्शन यही होता है कि आप टीचर हैं अगर क्लास के उसके 50 स्टूडेंट्स के, तो आपका यही काम है 50 लोगों में बातचीत बना के रखें, 50 लोगों में मतलब अच्छा बना के रखें, कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो तो उसको सॉल्व कराएं, तो आपका ये काम होता है। तो ऐसे मैनेजमेंट का भी HR मैनेजमेंट का काम होता है क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ उनके अंदर आते हैं, अंडर आते हैं, ठीक है, सारे अंडर आते हैं उनके, तो उनका यही काम होता है कि भाई वो सबसे मतलब बना के रखें, सबका आपस में भी बना के रखें ताकि उसमें यूनिटी बनी रहे, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट हो भी अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ को HR ही देखता है, तो HR का काम ही होता है भाई सब कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको सॉल्व कराना बातचीत करके, ठीक है।
तो ये इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ गए, इंटीग्रेट करना, या लगा लीजिए ऐसे भी जैसे 4 डिपार्टमेंट है, 4 सेगमेंट है कंपनी के अंदर। एक होता है सेल्स देखता है, एक होता है प्रोडक्शन देखता है, एक होता है वो देखता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह का देखता है। 4 सेगमेंट है कंपनी में, चारों में एम्प्लॉयज ही काम कर रहे होंगे, तो चारों सेगमेंट के काम जोड़ना, एक साथ जोड़ना, मतलब समझ रहे हैं, चारों सेगमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। एक सेल्स काम कर रहा है, एक प्रमोशन का काम कर रहा है, तो दोनों सेगमेंट अलग अलग हैं, पर दोनों में काम तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय एचआर संभालेगा। तो अगर 2 सेगमेंट में आपस में वो भी बनती है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, तो एचआर उनको सॉल्व करा सकता है बातों में बिठा के, क्योंकि भाई दोनों को एक ही बंदा मैनेज कर रहा है। समझ रहे हो ना, स्कूल टीचर वाला एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कराना टीचर का काम होता है। ठीक है, मेंटेनेंस का फंक्शन भाई आपको पता होगा, मेंटेनेंस का मतलब कंपनी को मेंटेन करके रखना एचआर का काम होता है। कंपनी मतलब मेंटेन रहे, कोई भी दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर दे, एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ का काम ख्याल रखे ताकि भाई वो भी अच्छे से काम कर सके। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे। ठीक है, एचआर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? एक तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तो आपको पता है क्या होता है, मतलब जो भी कंपनी में मेन काम होता है, रूटीन काम जिसे कह लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा भी है, इन्वॉल्व्स रूटीन वर्क, पॉलिसी बनाना या रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी वही होता है दिन पर दिन के रेगुलेट करने के लिए जो फंक्शन थोड़ा बहुत कंपनी बनाते रहती है, जो दिन पर दिन काम हमारा चलता रहे। आप समझ सकते रूटीन काम ही समझ सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है रूटीन वर्क। ठीक है, उसमें रूटीन में क्या होता है, पॉलिसी बनती है, रोज़ नई नई पॉलिसी बनती है, आज ये पॉलिसी है, आज मतलब ये है, ऐसा कुछ प्रोसीजर बना दिया, तो काम होता है। एक तो पॉलिसी बनाना काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक है, एक होता है मेंटेनिंग एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना के रखना कि भाई एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कितना उसको अलर्ट हुआ था, कितना उसने काम करा, कितनी जल्दी काम करा, क्या काम जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड बनाता है एम्प्लॉय का। ठीक है, पेरोल कंपनसेशन आपको बताया, मैंने ऊपर बताया एचआर काम होता है, मतलब कितना पे करना है वो हैंडल करना, और कितना कंपनसेशन देना है ये हैंडल करना काम एचआर का होता है। कॉम्प्लाइंस मैनेजमेंट होता है, मतलब सारे लॉ वगैरह जो भी हैं कंपनी के ऊपर इम्पोज होते हैं उनको चेक करना कि फॉलो कर रही है नहीं कंपनी कर रही है। ठीक है, आपको पता होगा एचआर मतलब लेबर लॉ वगैरह होते हैं, टैक्स लॉ होते हैं, तो इनको भी कॉपरेट करके चलना पड़ता है इन लॉ के साथ। ठीक है, लीव एंड अटेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट, वही देखना होता है भाई कितने एम्प्लॉयज़ मतलब आ रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने कम टाइम से आ रहे हैं, कितना वर्किंग आवर वो कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये भी चेक करना। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको पता है, ये असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग वगैरह, मतलब जो भी मैनेजमेंट का काम होता है ना उसके अंदर लिखा है। पॉलिसी बनाना, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने अटेंडेंस लेनी है, मतलब उनकी अटेंडेंस मतलब इस तरह से कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या वर्किंग आ रहे हैं उनका, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सारी मीटिंग वगैरह बुलाना, एचआर डॉक्यूमेंट सारे बनाना कि सब कुछ में देखना है, या कितने अपॉइंटमेंट लेटर आए हमारे पास, प्रमोशन ऑर्डर कितने आए, कितना टर्मिनेशन लेटर हमने बनाया, क्योंकि एचआर ही देखते सारे लोग कितने आएंगे कितने जाएंगे। ऑपरेशनल वर्क तो आपको पता होगा, एचआर ऑपरेशन क्या करती है। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर वर्क, वो होता है जो कंपनी चलाने के लिए होता है, कि मतलब पॉलिसी बना ली, ये रिकॉर्ड कर लिया, लोगों को सैलरी दे दी, ये कर ली। और ये काम आता है मतलब ऑपरेशनल काम क्या है, एचआर का ऑपरेशनल काम तो यही है ना भाई, एम्प्लॉय के रिलेटेड, क्योंकि एचआर में ह्यूमन रिसोर्स आता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड ऑपरेशनल काम क्या है, ऑपरेशन रोल यही है, रिक्रूट करना लोगों को, सिलेक्शन करना उनको ट्रेनिंग देना, उसको देखते मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, किस लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई सबको ट्रेनिंग तो नहीं देगी ना, जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उनको ट्रेनिंग देगी। ठीक है, परफॉर्मेंस उनकी मैनेज करना कि कितनी परफॉर्मेंस है, एवेल्युएट करना कितनी उनकी परफॉर्मेंस है, कितनी उनमें और सुधार हो सकता है, ये करना। एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन बना के रखना। ठीक है, ये काम होता है। एम्प्लॉय में इंगेजमेंट बना के रखना ताकि भाई कंडक्ट एक्टिविटी की मोटिवेटेड करके रखना, मतलब इंगेजमेंट का मतलब ये होता है उसको काम में इंगेज करके रखना और उसके साथ भी इंगेज रहना, ताकि वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि आप उसको इंसेंटिव देते रहोगे, इंगेज करते रहोगे तो वो आपसे मोटिवेटेड रहेगा और वो काम करने के लिए खुश रहेगा, क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन नीड्स नो डायरेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वर्कफोर्स शेड्यूलिंग करना कि कैसा काम होगा, कितने शिफ्ट्स में काम होगा, कितना वर्क किस कॉल आउट करना, स्टाफिंग कितनी नीड है वो देखना। हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब ये देखना कि एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखना। आपको बताया ऊपर मैंने बताया था लिंक पिन का क्या होता है, लिंकिंग पिन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यही होता है एचआर मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का और एम्प्लॉय के बीच में एक लिंक पिन का काम करता है। लिंक पिन समझ रहे हो ना, दोनों के बीच में बैठा मिडिल मैन है। ठीक है, एचआर जो होता है वो अच्छा रिलेशन उसका टॉप लेवल मैनेजर से भी होता है, एम्प्लॉयज़ से भी होता है, तो वो यही करता है, एम्प्लॉयज़ की बात सुनता है, उससे भी रिलेशन होता है, जो उन्होंने बात बताई है वो वो एम्प्लॉयज़ को बताता है, और अगर कोई एम्प्लॉयज़ भी अपने ग्रीवेंस बता रहे हैं तो वो सुनता है, वो टॉप लेवल को बताता है। तो एक लिंक पिन है, बीच में मिडिल मैन कह सकते हैं आप, एचआर मैनेजमेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रोल आपको सिंपल बताऊं, जहाँ भी लिखा है ये समझ लेना। स्ट्रेटेजिक रोल, स्ट्रेटेजी आप क्यों बनाते हैं, आप खुद से पूछिए। स्ट्रेटेजी आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप दूसरी चीज़ से ऊपर आ सकें, मतलब किसी से ऊपर आने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं, एग्जाम में मैं मार्क्स ला पाऊँ, ये करना स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, समझ रहे ना। और कंपनी स्ट्रेटेजी इसलिए बनाते हैं ताकि वो दूसरी कंपनी से ऊपर आ सके। ठीक है, कॉम्पिटिशन में ऊपर जा सके। ठीक है, एक लीड कर सके मार्केट को, तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी,
मतलब एचआर ये होती है ना जो फोकस करती है डेवलप करने में यूनिक स्ट्रेंथ, कंपनी वो फोकस करती है कंपनी में कोई यूनिक स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है, ताकि कंपनी और में ना स्टैंड आउट करे, समझ रहे हैं ना। कंपनी में सारे वो सही है, पर अगर कोई कंपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ बना लेगी ना अपनी, कोई यूनिक प्रोडक्ट बना दिया, यूनिक सेगमेंट बना दिया, ऐसा भाई ऐसी यूनिक चीज़ बना दी जो मार्केट में नहीं है, वो बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी, मतलब कोर अच्छी हो जाएगी कंपनी की, समझ रहे ना। कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना ये काम होता है एचआर का, ताकि वो कंपनी में ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसी ट्रेनिंग देते रहना एम्प्लॉयज़ को, ताकि ऐसा काम करें एम्प्लॉयज़ कि एक कोर कॉम्पिटेंसी मतलब बन जाए, समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ ऐसी बन जाए कंपनी की कि उनको एडवांटेज मिले ओवर द कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स के बीच में उनको एक अच्छा स्टैंड आउट करने का मौका मिल सके, ठीक है। प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, ये एचआर मैनेजमेंट का काम ये होता है, डायरेक्शन देना। वो काम तो बता दिया भाई, कंपनी को 5 साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करना है, तो कंपनी ने बोल दिया, पर कैसे करना है वो एचआर डिसाइड करती है। पर्पसफुल डायरेक्शन देती है एम्प्लॉयज़ को कि ये काम कैसे आप कर सकते हैं ताकि हमारे गोल्स, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं ये अचीव हो सके। क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ये कॉम्पिटेटिव मैंने बताई है कि आज के टफ मार्केट है भाई, एचआर कंपनी है यही 2 तरीके से अपना वो करती है, कंपनी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव पीपल है उनको ऐसे डायरेक्शन में काम करने को देती है, ऐसा मतलब स्ट्रेटेजी उनको बताती है, स्ट्रेटेजी फॉर्म करती है ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनी रहे, कंपनी अपने कंपटीशन में ऊपर रहे, ऐसी मतलब वो करती रहती है। मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाती रहती है, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी है मार्केट में, उसकी मैनेजमेंट पे फॉलो करता है कि वो कैसा काम करे, कैसे मतलब सब कुछ समझाए एम्प्लॉयज़ को, कैसा डायरेक्शन दे, कैसे उनको हैंडल करे कि कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहे कंपनी के पास, कि कॉम्पिटिटर में सब में वो स्टैंड आउट करे कंपनी, ठीक है, वही लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। और 4th काम भी यहाँ पर लिखा है चेंज एजेंट, मतलब एचआर मैनेजमेंट बीइंग एन चेंज एजेंट नीड टू बी रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द कंपनी। हाँ, एक वही है, ये होता है बिजनेस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड पॉइंट है कि एचआर का एक ये भी काम होता है, मैनेजमेंट का एक ये भी काम होता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब आपको पता होगा, 12th में करनी पड़ा तो बता दूँ कि आपको पता होगा आपके साइड में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट होते हैं, मतलब कभी भी गवर्नमेंट कोई रोल मतलब वो रूल बना देगी तो आपको इम्पोज होता है, तो मतलब समझ रहे हो ना, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया भाई आज से कंपनी ये वाली जो मॉडल की कंपनी है जो इतना पोल्यूशन एमिट कर रही है ये यूज़ नहीं करेगी, ये ऐसे मतलब कोई भी पॉलिसी बना रही गवर्नमेंट बना रही है, जैसे वो नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये नोट बैन कर देते 500 और 1000 के, ठीक है। तो ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी है तो कंपनी इसमें भी हेल्प, मतलब एचआर मैनेजमेंट जो होती है मैनेजमेंट, वो इसमें भी हेल्प करती है ताकि वो जो अराउंड में कंपनी के अराउंड में जो भी हैपन हो रहा है ना, जो भी मतलब सराउंडिंग में जो भी हैपनिंग हो रही है, कोई भी रूल बन जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको हैंडल भी करती है कंपनी, ठीक है। कंपनी को उसके हिसाब से चेंज करती है एचआर मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये मशीनरी बैन है, आज से इसका यूज़ नहीं होगा कंपनी अंदर, तो एचआर मैनेजमेंट का यही काम है कि कंपनी में जो भी रूल बाहर आया है ना, जो भी एनवायरनमेंट में रूल मतलब गवर्नमेंट ने रूल लाया है उसको कंपनी में इम्पोज जल्दी करे ताकि कंपनी को कोई आगे जाके दिक्कत ना है, गवर्नमेंट को एक्शन ना ले, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ एचआर मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है भाई एचआर मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए, मतलब ये है क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीधा, ठीक है, मतलब क्या क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, सीधा मैं बात बोलूँ कि क्या क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी, स्किल्स होनी चाहिए जो एचआर मैनेजर वो बन सके, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद अच्छी जो डिग्री होती है सूटेबल डिग्री होनी चाहिए एचआर मैनेजमेंट बनने के लिए, ठीक है। ये सारी उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह की, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एचआर मतलब मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो मैनेजर का काम अच्छे से संभाल सके, ठीक है। और एचआर पॉलिसीज़ क्या होता है, एचआर जो पॉलिसीज़ बनाता है यार, जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर ताकि वो एम्प्लॉय सही काम कर सके, क्योंकि भाई सीईओ ने तो जो टॉप लेवल मैनेजर है उन्हें तो काम दे दिया कि ये काम करना है। एचआर का काम होता है कि पॉलिसीज़ बना के वो एम्प्लॉयज़ को अपने काम समझा सके, उनको मतलब अलॉट कर सके काम, उनको समझा सके कैसे काम करना है। तो पॉलिसीज़ एचआर इसीलिए बनाता है कि जो टॉप बॉसेस के बाद 20 रूल्स मतलब जो टॉप बॉसेस ने उनको उनके हेल्प करके रूल बनाए हैं ना, उनको अच्छे से इम्पोज कर सके, उनको मतलब कंपनी में रेगुलेट कर सके, इसलिए एचआर पॉलिसीज बनाता है। हेयर आर सम की थिंग अबाउट एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज भाई आपके लिखा है क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक रोड मैप की तरह होता है पॉलिसीज, पता है ना, रोड मैप की तरह होती है। कंपनी का 5 साल में 10 करोड़ कमाने, ठीक है, तो ये एक रोड मैप बनाए कैसे कमाने, क्या क्या प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे आगे जाके, तो ये रोड मैप बनाते हैं अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं, ऐसा नहीं है भाई एक सेल्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी हर डिपार्टमेंट के लिए बनती है, सेल्स के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है। वेरी यूजली ब्रॉड होते हैं, मतलब सबको कवर कर लेते हैं अपने अंदर ही, सारी पॉलिसी सारी डिपार्टमेंट को कवर कर लेते हैं। ये इनकी पॉलिसी शो करती है कि बॉस क्या चाहता है, ठीक है, क्योंकि पता है पॉलिसी को किस लिए बनाई, क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया है भाई 5 साल में इतना प्रॉफिट चाहिए, तो पॉलिसी ये इसीलिए बनाते हैं कि पॉलिसी मतलब इनका ये शो करती है कि बॉस क्या चाहता है, ठीक है। इनकी पॉलिसी मतलब समझ रहे हैं ना आप, बॉस अगर चाहता है 5 साल में इतने करोड़ का अपना प्रॉफिट चाहिए, तो इनकी पॉलिसी भी वही एम करेगा कि एम्प्लॉयज़ में ऐसी पॉलिसी डालना, ऐसा कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाना का एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि हम 10 करोड़ अचीव कर सकें जो बॉस का
मोटिव है। तो इनकी पॉलिसीज यही शो करती हैं जो बॉस को चाहिए होता है, ठीक है। अपने आप से कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, ठीक है। जो बॉस चाहता है ना उसके दिमाग में रख के ऐसी पॉलिसी बनाता है ताकि बॉस जो चाहता है वो अचीव हो सके, ठीक है। और ये अगेन एंड अगेन यूज़ होती है। ऐसा नहीं है भाई आज यूज़ होगी कल अलग पॉलिसी बनाएंगे, कल से वोट के आएंगे आराम से अलग पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पॉलिसी बनी है तो वो काफ़ी समय तक चलती है, अगेन एंड अगेन यूज़ होती है, ठीक है। और आपको पता होगा एचआर मैनेजमेंट टॉप लेवल में दोनों साथ में बनाते हुए उनको पता है। सीईओ अपने आप दिमाग से तो बना नहीं सकता, उसको पता, उसको ये भी पता होना चाहिए एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलजुल के आपस में बनाते हैं। एडवांटेज ऑफ पर्सनल पॉलिसी, और पॉलिसीज़ के एडवांटेज क्या होती है भाई, ये भाई डिसीजन लेने में हेल्प होती है। पॉलिसी बना दी तो क्लियरिटी रहेगी एम्प्लॉयज़ के माइंड में भाई क्या काम करोगे। पॉलिसी में पहले बता दिया कि एम्प्लॉयज़ को ये काम करना है, इतने इतने वर्किंग आवर्स में काम करना है, तो सारी क्लियरिटी बनी रहेगी उनके ऊपर। पॉलिसी बनाई है तो भाई लीगल देख के बनाई होगी, भाई लेबर लॉ तो वायलेट नहीं हो रही, हम एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं भाई 12 घंटे काम करो, लेबर लॉ अलग कह रहे हैं, ये अपना 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो इनमें दिमाग में रख के बनाई होती है तो कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करती है। लीगल कॉम्प्लायंसेस में दिक्कत नहीं आती इनको कंपनी में, तो एम्प्लॉय को दिक्कत देंगे तो भाई लीगल दिक्कत आ सकती है। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि पॉलिसी बनाएंगी तो भाई कॉन्फ्लिक्ट में रिडक्शन तो होगा। पॉलिसी कुछ बनेगी, समझ रहे हैं ना आप, ये ऐसी पॉलिसी बना दी कि ऐसा नहीं हो सकता कंपनी में ये लोग नहीं कर सकते, आपस में बैठ के ये नहीं कर सकते, तो पर्सनल टॉक नहीं कर सकते, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, ठीक है। इंप्रूव वर्क कल्चर भी इंप्रूव होगा, गाइडेंस मिलेगी फॉर मैनेजर्स, ठीक है। हेल्प मैनेजर हैंडल एचआर एफिशिएंटली कॉन्फिडेंटली करेक्टली, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि क्या पॉलिसीज कंपनियाँ बन रही हैं और किसके लिए बन रही हैं और उनको क्या काम कर रहे हैं, क्लियरली पता है, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्स्टैकल्स, क्या दिक्कत आती है इन पॉलिसी को इम्पोज करने में, क्या क्या मतलब एम्प्लॉयज़ को लगा तो दिया कि एम्प्लॉयज़ दे दी वो पॉलिसी दे दी कि पॉलिसीज है ये फॉलो करनी है कंपनी को, पर क्या क्या दिक्कत आती है पॉलिसी जब करती है तो, ठीक है। कई बार होती है पॉलिसी सबको पता नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस, सबको पता नहीं चलती है, ठीक है। इसके बारे में कोई इतनी खास बात नहीं की जाती, पुअर कम्युनिकेशन, इनमें काफ़ी चेंजेस किए जाएँ तो एम्प्लॉयज़ में भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हट जाता है, कोई समझ नहीं पाता भाई, बार बार चेंज हो रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा फॉलो क्या करना। ट्रेनिंग भी अच्छी से भाई तो भाई फॉलो नहीं कर पाएगा, कि बंदे को बोला भाई अच्छे से काम करना है, इतनी देर मतलब ऐसे ऐसे काम करना है, और उस काम उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वो समझ नहीं आएगा। तो बाकी मैंने पढ़ लिख के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कवरेज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या मतलब ये पर्सनल रिस्पॉन्स पॉलिसीज जो होती हैं क्या क्या कवर करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी की होती है पहले तो ये फॉलो करती है भाई, ये कि एक एम्प्लॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पाएँ ताकि एम्प्लॉय खुश रहे और हमारे अच्छे से काम करे। ट्रेडिंग पीपल, इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी को मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी को इक्विटी लिखते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है भाई सबको फेयरली और ट्रीट करे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना करें ऑन द, मतलब काफ़ी जो मेजर्स पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो ना करें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज होती हैं कि भाई क्या काम करना है, कितना लोगों को हायर करना है, कितने उन्हें सैलरी देनी, सब ये होता है। प्रमोशनल पॉलिसीज होती हैं कि कंपनी बना के रखती है कि हमारी प्रमोशनल पॉलिसीज़ क्या है, कितने लोगों को हम प्रमोट करेंगे, कितने लोगों को हम डिमोट करेंगे, कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे, सब कुछ प्रमोशन के अंदर जो भी काम होता है प्रमोशन पॉलिसीज एचआर बनाता है, उसके अंडर आता है। डेवलपमेंट पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी एक डेवलपमेंट पॉलिसी एचआर बनाता है जिसमें वो देखता है डेवलपमेंट के लिए बनाई है बेसिकली, वो ये कंपनी में डेवलप हो सके एम्प्लॉयज़ भी और कंपनी भी, ठीक है। तो बस ये होता है, दिस कवर द कंपनी ट्रेन इट्स एम्प्लॉय एंड रिवॉर्ड देम फॉर लर्निंग एनकरेजिंग देम टू ग्रो इन देयर करियर, बस वही है। डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज होती है डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट आपको बताया किसकी होती है, एम्प्लॉयज़ की होती है भाई, उनकी डेवलपमेंट होगी तो कंपनी डेवलप कर पाएगी, ठीक है। रिलेशन पॉलिसीज होती है, ये कंपनी को पता होगा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मैनेज करना पड़ता है रिलेशन विद एम्प्लॉयज़, तो रिलेशन के पॉलिसीज भी होती है कि ताकि अच्छे रिलेशन बने रहे एम्प्लॉयज़ और उनके बीच में, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो नीड देखते हैं, सबसे पहले कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी कुछ बना रहे हैं, सबसे पहले उसकी नीड चेक करते हैं कि नीड है इसकी, अगर नीड है तो ही पॉलिसी बनती है। सबसे पहले यही काम होता है, सबसे पहले नीड चेक करना कि इस किस पॉलिसी की ज़रूरत है कंपनी में, नीड चेक कर ली, उसके बाद पता चला कि हमको भाई प्रमोशनल पॉलिसी की बहुत जरूरत है, लोगों को प्रमोशन देना पड़ेगा क्योंकि टॉप लेवल जो पोस्ट है वो खाली भी हैं और लोगों को प्रमोशन चाहिए भी, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नीड देख ली, नीड उसके बाद उसका डाटा कलेक्ट कर लिया, कितने लोगों का प्रमोशन चाहिए, कितने लोग एक्सपीरियंसड है, कितनी पोस्ट खाली है, तो उसका कलेक्ट कर लिया डाटा। फिर एक पॉलिसी बनाया, पता चल गया भाई कितनी किस चीज़ की नीड है वो पता चल गई, जिस चीज़ की नीड है उसका डाटा कलेक्ट कर लिया कि क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब उसको पता लग गया तो अब वो बनाओ पॉलिसी बनाओ, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, थर्ड पॉइंट आ गया, पॉलिसी बना ली उसको सबको बता दो तो हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है, इस तरह इन जिन लोगों का एम्प्लॉयज़ का इतना एक्सपीरियंस है उनको हम प्रमोशन वगैरह देंगे, जो भी पॉलिसी बनाई है। तो सब कुछ कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। उनको पॉलिसी पता होगी जब ये फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। और फॉलो करने के बाद प्रमोशन देने में उसको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट तो होता है बिजनेस में आता ही हर प्रोसेस के एंड में। इवैल्यूएट का मतलब ये होता है पॉलिसी बनाने के बाद बैठना नहीं होता, हाथ पे हाथ रख के देखते रहना कि पॉलिसी सही से लगी भी है, मतलब सही से फॉलो हो भी नहीं हो रही, सही से काम कर रही है नहीं कर रही, और अगर सही से काम नहीं कर रही थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। सेकंड चैप्टर पे आते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी काफ़ी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है आपको समझाने के लिए, ताकि सिंपल में समझा सकूँ। पर इसका मतलब यही है, एक वर्क प्लेस है ना, कंपनी का वर्क प्लेस होता है, उसको काम जो कर रही है ना, जो काम करने की जगह है, उसमें डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब आपको पता होगा, मतलब अलग अलग तरीके के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है सारे दिल्ली के लोग भरे हुए हैं, सारे ऐसे भरे हुए हैं, सारे एक कल्चर के हैं। उसमें कंपनी ट्राई करती है वर्क प्लेस जो भी कंपनी का है उसमें डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरीके के लोग हो, मतलब डिफरेंट एजेस के हों, डिफरेंट जेंडर्स के, मतलब 2 ही जेंडर होते हैं मेनली, ठीक है। तो डिफरेंट एजेस के हों, डिफरेंट जेंडर्स के हों, अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन वगैरह हो, सबकी अलग एबिलिटी हो, अलग कल्चर से हो, अलग बैकग्राउंड से हो, कंपनी ये चाहती है। क्योंकि अलग अलग यार एक ही कैटेगरी के लोग आते रहेंगे, एक दिल्ली के लोग हैं, तो अगर दिल्ली के लोग ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको बाकी बाहर के लोग उसकी समझ नहीं है, बाहरी कल्चरों के बारे में उनको नहीं पता होगा, तमिलनाडु में क्या कल्चर है, उनका क्या फेस्टिवल है, उनके बारे में नहीं पता होगा। तो अगर कोई ऐसा होता है ना, कंपनी से आग लगा लीजिए, तमिलनाडु में कोई भी अगर आपका फेस्टिवल है, ठीक है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ठीक है, तो वो उसी को पता होगा जो तमिलनाडु में रहता है। दिल्ली का बंदा सारे हायर कर रखे हैं, और आपको पता होगा एक फेस्टिवल्स पे कंपनियां वो भी करते हैं, कभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, कभी उसके अंदर कोई सेल चला देती है उस डे के अंदर, ठीक है, डे पे। तो ठीक है, यही काम होता है ताकि अलग अलग लोगों को एम्प्लॉय करें, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के, ताकि पता लगता रहे भाई कंपनी में मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ताकि कंपनी हर स्टेट को टारगेट करके अपना काम करती रहे। ऐसा नहीं है दिल्ली को टारगेट करा हुआ है, बाकी महाराष्ट्र में वगैरह में ये गुड़ी पाड़वा वगैरह आया जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, हमको कंपनी का पता ही नहीं है, क्योंकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी को सेल्स बढ़ाने की, अपना प्रमोशन करने की, अपना सेल लाने की, यही कब सबसे वो होती है। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इसलिए कंपनी चाहती है कि अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग प्लेस के लोग, अलग अलग एज के लोग कंपनी के अंदर रहें, ताकि आइडिया बना रहे हैं। क्योंकि एक 25 साल का लड़का, एक 60 साल का लड़का है, 60 साल का आदमी हो जाता है, ठीक है, आदमी, ठीक है, दोनों में दिमाग में अंतर होगा, दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर होगा, दोनों काम करने के तरीके में अंतर होगा, दोनों तरह के लोग चाहिए कंपनी को। यंग इसलिए चाहिए क्योंकि भाई यंग बंदा होगा, उसमें यंग टैलेंट है, सारी चीज़ों के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में उसको नॉलेज होगी, यंग माइंड है, यंग टैलेंट है, उसके बारे में सारे वो चीज़ें होंगी जो एक यंग के अंदर होती है, जो कंपनी को काफ़ी ज़रूरत होती है। और एक भाई एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए, यही नहीं सारे 25 साल के लोग लिया है कंपनी अंदर, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए जो भाई काफ़ी साल से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी होए, ठीक है, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है भाई एक्सपीरियंस बोलता है, काम नहीं बोलता, ठीक है, वो नहीं बोलता कि आपको कितनी एडवांसमेंट आती है, एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस यही सिखाता है, एक्सपीरियंस होकर आप सीख जाते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप सीख जाएँ कि ओवर द ईयर्स आपने क्या सीखा है, कि ऐसी दिक्कत आती है तो क्या एक्शन लिया जाता है, ऐसी दिक्कतों को हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कंपनी को, तो वो डिफरेंट एजेस के भी लोग रिक्रूट करते हैं। बेनिफिट देखिए, मैंने सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिट सब मैंने बता दिया इसके अंदर ही, ठीक है। अब सिर्फ मैं बताऊंगा इसकी लिमिटेशन जो मैंने नहीं बताई है, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाती है, डिफरेंट तरह के लोग रहेंगे, उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, डिफरेंट एज करेंगे तो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, मतलब सबका अलग दिमाग होगा, हैप्पी एनवायरमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक जेंडर के लोग हैं, मतलब तो मतलब समझ रहे हो ना, सब इंक्लूडेड फील करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ये कंपनी ने भाई कुछ जेंडर को मतलब कुछ लगा लो, कुछ कल्चर के लोग, कुछ स्टेट के लोगों को कर लिया, तो मतलब बाकी लोगों के बीच में वो रहेगा, सोसाइटी के अंदर वो रहेगा भाई, कंपनी जो डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो एनवायरमेंट अच्छा बना रहेगा, हैप्पियर रहेगा, ठीक है। और टैलेंट भी कंपनी में है, उनको पता लगेगा भाई हमारी कदर भी है, ऐसा ही नहीं है कि लोग 60 साल के जो आदमी उन्हीं को रिक्रूट कर रही है, उनको लगता रहेगा भाई हमारी भी ज़रूरत है, कंपनी हमें भी रिक्रूट कर रही है, हम बेशक दूसरे कल्चर से आते हो, दूसरे स्टेट से आते हैं, पर हमें भी कंपनी इंपॉर्टेंस दे रही है, तो वो अट्रैक्ट उनको वो टैलेंट जो है वो उन लोगों जिसमें टैलेंट है वो बंदे भी अट्रैक्ट होंगे इस कंपनी की तरफ में। कंपनी की इमेज भी अच्छी बनेगी, उनको समझ आ जाएगा, लोगों को जो कंज्यूमर है या लगा लो जो सोसाइटी के लोग हैं उनको एक अच्छी इमेज बन जाएगी उनके दिमाग में, भाई कंपनी तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करती है, सबको रिक्रूटमेंट देती है, ठीक है। और ग्रोथ वगैरह होगी, ये तो मैंने बता दिया, आपको पढ़ सकते हैं आप बाकी सारे पॉइंट, ठीक है। चैलेंजेस क्या आते हैं भाई, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज बोले, तमिलनाडु को अलग लैंग्वेज बोल सकता है, महाराष्ट्र का गुजरात का अलग बोल सकता है, दिल्ली का अलग बोल सकता है, तो ऐसा होता है कम्युनिकेशन बैरियर भी कई बार आ जाते हैं, क्योंकि सबकी यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं होती, कई लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कई लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर भी आ सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस भी है सबके बीच में, और बायस और डिस्क्रिमिनेशन का भी लगा लो, दिल्ली का और एक महाराष्ट्र का, दिल्ली वाले कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट थोड़ा दे दिया तो भाई महाराष्ट्र वाला सोचा भाई मेरे को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये ड्रॉबैक होता है। टीम वर्क इशू होता है कि सब साथ में, कई बार ऐसा होता है साथ में काम नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वो अलग कल्चर का अलग उसमें दिमाग है, अलग स्टेट का और ये अलग स्टेट का, दोनों को क्या पता कई बार दिमाग ना मिले, सोच ना मिले, ठीक है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, कई बार ऐसा होता है उनको लगता है कि भाई दूसरा बंदा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, मेरे को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि सबका अलग दिमाग है, अलग स्टेट से आए हैं, सबका अलग वो है सोच थिंकिंग है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया होगा ना, वैसे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय के हाथ में पावर देना,
पावर लिखा है ना इसके अंदर, बस वर्ड निकालो पावर। एम्प्लॉय के हाथ में पावर देने का मतलब यही है, एम्प्लॉय को थोड़ी सी हाथ में पावर देना ताकि उसके अंदर भी ट्रस्ट बन रहा है कि भाई कंपनी मेरे पे ट्रस्ट करती है, उसका थोड़ी सी पावर देना कि भाई चल आज तू थोड़ी सी पॉलिसीज बना, आज तू थोड़ी सी मतलब जो भी हमारे स्ट्रेटेजीज होती हैं वो तू थोड़े सजेशन दे, उसमें थोड़े डिसीजन जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं थोड़ा उसमें तू कर कम्युनिकेट, मतलब मीटिंग में उसको एक मेन रोल देना कि भाई आज हमारे एम्प्लॉय है थोड़ा ये अपनी अपनी जो सोच है उसको ओपिनियन है वो देंगे कंपनी की पॉलिसीज बनाने में। तो उनको क्या रहेगा, उनको पावर दी कंपनी ने, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के हाथ में पावर दी, तो कंपनी क्या रहेगा, एम्प्लॉय खुश रहेंगे, उनको लगेगा भाई हम भी इंक्लूडेड हैं कंपनी में, हमारी भी राय ली जाती है, हमारा भी ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है, हमारी बात सुनी जाती है, ठीक है, हमारे डिसीजन तो मतलब हमारी ओपिनियन को सुन के ही अच्छे से डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो एक मोटिवेशन भी रहती है, लगा लो कंपनी के ऊपर एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस बन जाती है कंपनी के ऊपर कि भाई मतलब ऐसा लगता है भाई कंपनी में बिलोंग करती है, मतलब अच्छे रिलेशन बन रहता है, मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉयज़। ये सारे मैंने उसके बेनिफिट गिना दिए हैं, ठीक है, ये लिख के अब मैंने पढ़ा दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय में मोटिवेशन रहेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हुई, पता भाई जो काम कर रहा है उसे पता है डिसीजन लेना है। अब एक टॉप CEO उसको पता नहीं है काम कैसे होता है, कितना मुश्किल से काम होता है, वो तो आराम से लॉ बना देगा भाई एम्प्लॉयज़ के लिए। उनको पता नहीं है एम्प्लॉयज़ कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो क्या पता अच्छा वो लॉ ना बन पाए, अच्छा वो रूल ना बन पाए, इतना अच्छा इम्प्लीमेंट ना हो पाए, क्योंकि वैसे पता ही नहीं। पर एम्प्लॉयज़ को पता है कैसे काम किया जाता है, कितना इस काम में देर लगता है, तो अच्छे से पॉलिसी बनाएंगे क्योंकि उन्हें पता है किस काम में कितनी मेहनत लग रही है, कितना देर लग रहा है, तो कितना पैसा होना चाहिए, उनको सब पता है। तो अगर वो पॉलिसी बनाएंगे तो काम में पॉलिसी अच्छी बनेगी, क्योंकि भाई ऑन द ग्राउंड वो काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। अगर एक पॉलिसी बना दी ऊपर मतलब टॉप मैनेजर ने कि ये काम 4 घंटे में होना चाहिए, भाई उसको पता है एम्प्लॉय को ये काम 6 घंटे से पहले नहीं हो सकता, ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं ना पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब पॉलिसी मैच नहीं कर रही है, तो पॉलिसी रूल नहीं कर पाएगी अच्छे से, समझ रहे हैं। और अगर यही पॉलिसी अगर एम्प्लॉय बनाता है तो उसको पता है ये काम में 6 घंटे लगते हैं, तो वो खुद 6 घंटे की पॉलिसी बनाता है कि 6 घंटे में काम होना चाहिए, तो भाई इससे काम बेनिफिशियल भी होगा, एम्प्लॉय के दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं आएगा कि भाई काम जल्दी करना है, काम अच्छा भी हो पाएगा, पूरे समय लेके काम करेगा तो अच्छा ही काम करेगा। आप समझ लीडरशिप डेवलपमेंट भी होता है उसके अंदर, उसको थोड़ी सी अगर अपॉर्चुनिटी दोगे भाई अपनी ओपिनियन देने की, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होने लग जाती है कि भाई एक लीडरशिप वाला काम दे रहे हैं आपने उसको, मैनेजर वाला लीडरशिप वाला काम दे दिया उसको, तो भाई एक अच्छा उसके अंदर वो भी आएगा कि भाई मेरे उसके अंदर लीडरशिप की वो भी डेवलप होंगी, क्वालिटीज़ भी डेवलप होंगी कि वो भाई पॉलिसी बनाने के लिए भी सूटेबल हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन उसके अंदर वो भी डेवलपमेंट आ जाएगी कि जो चाहिए होती है मैनेजर के लिए। तो ये अच्छी बात होती है कि कंपनी थोड़ा सा एम्प्लॉय को देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अपनी बात रखने की, ताकि कंपनी में एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें। डिसएडवांटेज ये पता होगा भाई कई बार जो उनसे राय तो ले रहे हैं पर कई लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कई हमें स्किल्स नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो कर सके, और उनके राय ले लेते हैं और कंपनी का लॉस हो जाता है, फिर वो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, डिसीजन मेकिंग उनको इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग आती नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ है, ये भी दिक्कत होती है एम्प्लॉयज़ की बात सुनने में, उनके डिसीजन उनकी बात सुन के बनाने में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी आता है भाई, वो कहते हैं उसकी बात सुन ली मेरी बात नहीं सुनी, और कई बार मिस यूज़ कर लेते हैं इस पावर को, भाई उनको पता है हमारी पॉलिसी बन रही है हम बना रहे हैं, तो कई बार गलत पॉलिसी बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब लिखा हुआ, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह, इनकन्सिस्टेंसी भी आती है काम के बीच में, अकाउंटेबिलिटी कई बार होगा, अकाउंटेबिलिटी देते नहीं क्योंकि पता पॉलिसी हमने बनाई है, ठीक है। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कंपनी अपने काम को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है रिड्यूस द नंबर, मतलब कंपनी का साइज कम कर रही है, समझ रहे हो। एक कंपनी 100 एम्प्लॉयज़ थे, उसके अंदर 10 मैनेजर थे, उसके अंदर इतना पैसा लगाया था कंपनी ने, इतने एसेट, इतनी लाइबिलिटी, ये कंपनी थी। डाउन साइजिंग का मतलब इसको थोड़ा कम कर देगी, एम्प्लॉयज़ थोड़े कम कर देगी, मैनेजर थोड़े कम कर देगी, एसेट लाइबिलिटी थोड़ी कम कर देगी, पैसा जितना मिलेगा थोड़ा कम लगाएगी पैसा, समझ रहे हो। डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कंपनी की जो कह रहे हैं ना साइज कंपनी का थोड़ा रिड्यूस करना, यही बात इसमें लिखा है। एक थोड़ा एम्प्लॉयज़ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा कम करना, थोड़े कुछ पार्ट जो बिजनेस के उनको क्लोज कर देना, जो प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहे हैं, तो कंपनी का साइज ही कम हो रहा है ना, इससे बस यही लिखा है। डिसएडवांटेज क्या होती है, एक इनसिक्योरिटी बन जाएगी भाई, अब तुम कंपनी का जो साइज़ कम करने, छोटा कंपनी करने में आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज़ को निकालोगे वगैरह करोगे, ले ऑफ करोगे, तो उनमें इनसिक्योरिटी बन जाएगी एम्प्लॉयज़ के बीच में, यार ये कंपनी तो हमें निकाल रही है, इनसिक्योरिटी बन जाएगी, कह लो कि अनसेटिस्फैक्शन आ जाएगी उनके दिमाग में। वैन कॉम्पिटेंसी मतलब वही है, अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपने निकाले तो कंपनी के लिए भी दिक्कत है, आपको भाई ये तो कर लिया डाउन साइजिंग करनी, कंपनी का जो ऑपरेशन है वो कम करना है, कंपनी का साइज छोटा करना है, पर उस प्रोसेस में आपने एक्सपीरियंस बंदा उसको अगर आपने निकाल दिया तो कंपनी के लिए दिक्कत की बात है भाई। ये कंपनी में अच्छे बंदे जो एक्सपीरियंस बनते हैं आपने उनको निकाल दिया तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी दिक्कत होगी, और जो एक्सपीरियंस बंदा था उसको भी दिक्कत होगी, भाई हमने को निकाल दिया और कंपनी की दिक्कत होगी, भाई कंपनी के बाद एक्सपीरियंस बंदा वो नहीं रहेगा जो काफ़ी अच्छा कंपनी को ग्रोथ करने में हेल्प कर सकता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिकल डिफरेंट जॉब सिंग, हाँ भाई ये जॉब इनसिक्योरिटी बन जाती है डाउन साइजिंग से, ठीक है। कितनी तरह की डाउन साइजिंग होती है, एक तो होता है काम कम कर देना, ठीक है, और एक होता है रीडिज़ाइन,
काम कम करने का मतलब तो वही होता है जो मैंने ऊपर बताया, काम कम कर दिया मतलब थोड़े से डिपार्टमेंट बंद कर दिए, थोड़े से एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, थोड़ा सा पैसा कम करा, थोड़ी सी एसेट कम कर दी, कंपनी साइज कम कर दी, तो होता है रिड्यूसिंग द वर्क जो मैंने ऊपर बताया। एक होता है रिडिजाइनिंग, एम्प्लॉयज उतने सब उतने उसको अलग अलग मतलब रिडिज़ाइन कर दिया काम को। पहले एक काम कर रहा था वो उसके अंदर सेल्स के अंदर, एक कर रहा था प्रमोशन के अंदर, एक कर रहा था टेक्निकल के अंदर, ठीक है, 3 अलग काम करते। अब कंपनी ने काम सारा रिडिज़ाइन कर दिया, इधर का बंदे को उधर कर दिया, इधर का बंदे को उधर कर दिया, थोड़े डिपार्टमेंट अलग बना दिए, थोड़े सेगमेंट कंपनी के अंदर अलग बना दिए, तो रीसाइज करने का रीडिजाइनिंग कर दिया इसको, समझ रहे हो ना। काम को रीडिजाइन कर दिया, काम वही है मतलब काम अलग कर दिया, लोग वही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कर दी। बंदे का काम करने का मतलब उसको जो काम वो था उसको देता है ये काम करना है, अब उसको थोड़ा काम बढ़ा दिया, कम कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी, उसका रोल थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया, वो थोड़ा प्रमोशन दे दिया, किसी को डिमोट कर दिया, यही होता है रोल ऑफ एचआर एंड डाउनसाइजिंग में। यही है भाई, अगर कंपनी का मैनेजर को लगा मतलब टॉप लेवल मैनेजर को लगा यार कंपनी को छोटा करना चाहिए, डाउनसाइज करना चाहिए, इतना प्रॉफिट कुछ सेगमेंट से नहीं आ रहा, उनको बंद करना चाहिए, तो भाई ये तो एचआर को बता दिया टॉप लेवल मैनेजर। एचआर क्या करेगा, अब इसको कम्युनिकेट करेगा, जो बात एचआर उसने कही है ये बातें बताएगा जाके आगे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। जितने भी लोगों को निकालना है उनको वो भी हैंडल करेगा, आपको पता है लोगों को रिक्रूट करना और निकालना एचआर का काम, एचआर के हाथ में होता है। तो ऊपर की बात सुनी, टॉप लेवल से आई बात, कम्युनिकेट करिए पहले उनको, ठीक है। जितने बंदे ज़्यादा लग रहे थे उनको निकाल दिया, जो कि मैंने टॉप लेवल ने कहा था। सपोर्ट प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ को कि भाई हमने आज आपको निकाला है, पर हम आपको कुछ पैकेजेस देंगे, कुछ सर्विसेज आपको देंगे, कैंडिडेट काउंसलिंग देंगे, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए और हम आपको आगे जाके हमें एम्प्लॉय मतलब रिक्रूट दोबारा से कर लें। एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाना, भाई भैया एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो थोड़ा इसको रीअश्योरेंस देना, थोड़ा करना, उसको इमोशनली इम्पैक्ट जो है जिससे उसको थोड़ा सा बचाना भाई इस इम्पैक्ट से, ताकि वो मेंटली स्टेबल रहे, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसमें तो क्या था, कंपनी ने देखा भाई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हम साइज कम कर रहे हैं कंपनी का, तो उनको निकाल दिया ऐसे ही बिना पूछे, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में ही होता है जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो रही होती है ना उनको रिटायरमेंट दिलाई जाती है, समझ रहे हो। वॉलंटरली मतलब उनको कहा जाता है कि आपकी उम्र होगी, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, अब आप एलिजिबल हो चुके हैं, ताकि ना उनको मतलब फोर्सफुली ले ऑफ ना करना पड़े, मतलब रिक्वेस्ट करके ऐसे वॉलंटरली निकाल देते हैं, समझ रहे हैं ना। रिटायरमेंट होके जैसे कंपनी में लगा लो एक साल मतलब 60 साल के भी काम कर रहे हैं, 65 साल के भी काम कर रहे हैं, कंपनी को लग रहा है यार कंपनी थोड़ा साइज कम करना है, डाउन साइज करना है, तो इंस्टेड मतलब कंपनी के बंदे को ले ऑफ करके वो ऐसा कर देगी कि भाई हम एक पॉलिसी बना रहे हैं 58 की एज के ऊपर जितने भी लोग हैं वो रिटायरमेंट ले सकते हैं हम, ठीक है, उनको रिटायरमेंट दी जा रही है, ठीक है। इससे क्या हुआ, कंपनी ने फोर्सफुली रिटायर नहीं करा, उनको रिटायरमेंट दे दी, फोर्सफुली निकाला नहीं उनको रिटायरमेंट दे दी उनको, बाकी तो पेंशन आती रहेगी जो आती है, समझ रहे हो ना। ये होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसमें काम तो वही हो रहा है, लोगों को कम ही करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, पर इसमें क्या कर रहा है, रिटायरमेंट की स्कीम से कम करा जा रहा है, ठीक है। उनको कंपनी ऑफर करती है कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, इसी एज पे जो आपकी एज है, उनको थोड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव दे देते ताकि कंपनी का क्या होगा, एक तो लोगों को ऐसे भी नहीं निकाला कि ऐसे ही निकाल दिया बिना पता ले ऑफ कर दिया, ठीक है, उनको बुरा भी नहीं लगेगा, एम्प्लॉयज़ को कुछ भी नहीं लगेगा, और सीधा इनको रिटायरमेंट दे दी सीधी, समझ रहे हैं ना। पेंशन वगैरह हिसाब से एम्प्लॉयज़ कम हो गए, पर किससे हो, इस बार रिटायरमेंट से हो गए, उनको रिटायरमेंट दे दी, ठीक है। उनको बोल दिया था कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं क्योंकि हम वर्कफोर्स थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स ले ऑफ नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा है विदाउट फोर्स ले ऑफ करा हमने, पर काम लोग कम हो गए जो हमारा मेन मोटिव था। इशूज़ क्या होते हैं कम करने हैं भाई, एक तो लॉस ऑफ स्किल लेबर है, आपको पता है जितने भी स्किल लगा लीजिए 58 की एज से ऊपर जितने भी मतलब 58 ऐसी एज बोली है मैंने, कोई मेन सुना कि इतना ही होता है रिटायरमेंट के लिए। अगर लगा लीजिए 60 साल की उम्र पर लगा लीजिए कि इसके ऊपर जो भी लोग इनको रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, स्किल्ड बंदे चले गए यार, कंपनी में जितने भी स्किल्ड बंदे थे वो चले गए, वह स्किल्ड बंदे उनको निकाल दिया कंपनी, रिटायर मतलब वॉलंटरली रिटायरमेंट दे दी, उन्हें निकाल दिया। अनबैलेंस डेमोग्राफिक्स हो सकती है भाई, जिनको निकाला है मतलब उस एज के बंदे निकल गए, आपको पता होगा डाइवर्सिटी होनी चाहिए कंपनी में कि अलग अलग एज के लोग होने चाहिए, अब सारे भाई सीनियर एज के बंदे सारे निकाल दिए, तो भाई एक अनबैलेंस होगा डेमोग्राफिक्स में, ठीक है, समझ गए ना। और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उनके मोरल में, उनको निकाल दें उनका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। लीगल दिक्कत भी आ सकती है भाई, एकदम से कहे सीनियर बंदा कोई कहे भाई एकदम से आप कैसे निकाल सकते हो, एकदम से आप रिटायरमेंट कैसे दे सकते हो, मुझे तो रिटायरमेंट नहीं चाहिए, आप फोर्सफुली निकाल रहे हैं, तो वो लीगली भी एक्शन ले सकता है कंपनियों पर। शॉर्ट टर्म सेविंग तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो सेविंग हो सकती है कंपनी, शॉर्ट टर्म में तो कंपनी बहुत खुश होगी भाई हमने कॉस्ट बचा ली, शॉर्ट टर्म में हमको कम लोगों को पैसे देना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉयज़ कम हो गए तो कम लोगों को पैसे देना पड़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में तो कंपनी बहुत खुश हो जाएगी, पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट रहेगा कंपनी को। भाई लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म में पैसे तो बच गया आपका, आपने 100 एम्प्लॉय से 50 एम्प्लॉय कर दिए, 50 की सैलरी बच गई आपकी, पर लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगी ये चीज़ आपको। लॉन्ग टर्म में होगा आपने स्किल्ड बंदे को निकाल दिया, अपने एक्सपीरियंस बंदे को निकाल दिया, तो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी को हार्म करेगी। जो एक्सपीरियंस कंपनी को चाहिए था वो एक्सपीरियंस रिटायरमेंट दे दिया उनको ले ऑफ कर दिया, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में सी कॉस्ट भरनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म में जब एक्सपीरियंस की जरूरत आएगी तो लॉन्ग टर्म में कंपनी उस एक्सपीरियंस की खोज में निकलेगी, बंदे ने पहले तो निकाल दिया लॉन्ग टर्म वो एक्सपीरियंस बंदों को, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी को पता लगता है कि कीमत कितनी है उनकी, ठीक है। शॉर्ट टर्म
वर्कफोर्स डिसरप्शन, वही है वर्कफोर्स में थोड़े के लिए शॉर्ट टर्म के लिए डिसरप्शन हो जाता है, मतलब दिक्कत आ जाती है, मतलब जो भी डेली ऑपरेशन काम होते रहे वो भी निकल गए। लगा लीजिए जो एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है 60 साल की उम्र का, अब वो काम वो नहीं कर रहा है, अब अलग बंदा काम कर रहा है, तो मतलब समझ रहे हो ना, एक काम करने का मतलब एक शेड्यूल सब खराब हो गया, ठीक है। अनस्किल्ड बंदे न्यू भी रह जाएंगे, क्योंकि भाई वॉलंटियर सबको तो रिटायरमेंट दे दिया आपने, तो अनस्किल्ड जो नए बंदे हैं वही कंपनी में रह जाएंगे, कोई एक्सपीरियंस बंदे नहीं रहेंगे। रीज़न क्या होता है आपको पता होगा, रीज़न आपको मैंने बता दिया, कॉस्ट वॉस्ट बचाने के लिए होता है, ठीक है, नया टैलेंट लाने के लिए होता है, आपको पता होगा, वो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है इनकी, भैया भाई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय निकाल देंगे आप कंपनी से, ऊपर मैंने शायद लिख दिया था ये इशूज़ में, यहाँ पे लिखा, हाँ इशूज़ लिखे हैं ना, ये डिसएडवांटेज भी बन सकते हैं आपके, ठीक है, आपने दिखा दिया, आप नीचे पढ़ सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आपको पता होगा, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, कंपनी का एचआर जो है वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि उनको ऐसा भी, ये भी सोचती है एचआर कि भाई बंदा जो है उसकी लाइफ में बैलेंस बना रहा है, काम का भी और उसकी पर्सनल लाइफ का भी, ऐसा ना हो काम उस पर इतना थोप दे वो पर्सनल लाइफ ही ना जी पाए और डिमोटिवेट होकर इतना डिप्रेशन में स्ट्रेस में आ जाए, कंपनी छोड़ दे वो। तो एक कंपनी एचआर जो होता है कंपनी का, वो वर्क लाइफ बैलेंस बना के भी चलता है, ताकि एम्प्लॉयज़ खुश रहें, उसके पर्सनल बेनिफिट जो है उसको थोड़े बेनिफिट दें, उसको पर्सनल इंसेंटिव दें, उसको पेड हॉलीडेज भी दें, उसको वैकेशन का टाइम भी दें, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बन रहा है। समझ रहे हैं ना, आपको पता होगा इस वर्ड का मतलब, ताकि काम भी करता रहे वो और साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ को भी अच्छा बनाते रहे, ताकि वो खुश रहे कंपनी से। नीड क्या होती है, नीड यही होती है उसका वर्क लाइफ बैलेंस में, आपको पता होगा क्या होता है यार, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी जी सके, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाता है, ताकि काम और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बाउंड्री बनी जाए, ताकि वो अपना लाइफ भी जी सके, मतलब काम ही काम ना रहे उसकी ज़िंदगी में। तो इसका मतलब मेन मोटिव यही होता है, नीड यही होती है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस करना एम्प्लॉय को, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, भाई मेंटली स्टेबल रहे वो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको पता है उसके अगर कंपनी उसको पेड हॉलीडे देगी, वेकेशन देगी, उसको घूमने फिरने का टाइम भी देगी, तो भाई उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो मेंटली रिफ्रेश रहेगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मेन सिंपल पार्ट है स्ट्रेटेजीज, कैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क आर, यार ऐसा ना हो स्ट्रेट वर्क आर भाई आपको 8 घंटे काम करना है, किसी ने उसको इतना काम करने का मतलब नहीं है, तबीयत सही नहीं है तो 7 घंटे 6 घंटे भी काम कर ले, किसी ने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फील कर रहा है वो तो वो 9 घंटे भी काम कर ले, तो मतलब फ्लेक्सिबल वर्क आर रहे। रिमोट वर्क करने को उसको भी इंकरेज कर लिया जाए, कभी कभी आप रिमोट वर्क कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लें, तो इससे भी बंदा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकेगा। उसको ऐसा रहेगा भाई रिजिड, मतलब ऑफिस जाना है रोज़, ठीक है, एक बाउंड्रीज बना दे कि भाई इतना ही काम आपको करना है, इसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ जीनी है आपको। ऐसा भी रहेगा, ये नहीं है 6 बजे ऑफिस से घर गया, घर जाने के बाद उसको एक मीटिंग के लिए फ़ोन कर दिया, उसको एक काम दे दिया, ऐसा ना हो भाई। इसकी पर्सनल लाइफ की भी ध्यान रखें, सारी चीज़ें लिखें कैसे आप उसकी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्या स्टेप लें, जो उसके क्या स्टेप एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ और एक जॉब लाइफ है उनमें डिफरेंस बना रहे। क्या ले सकते हैं, ब्रेक लेते रहें काम के बीच में, वैकेशन टाइम जो कंपनी ने दिया उसको यूज़ करें अच्छे से। अगर आप पे ज़्यादा काम है तो डेलीगेट कर दें उस काम को अपने छोटे लड़के को, छोटे से बंदे को, ताकि आप पे थोड़ा काम का बर्डन कम रहे, तो अपना थोड़ा काम डेलीगेट कर दें। टाइम मैनेजमेंट सीखें, बाकी ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिक सी आप पढ़ सकते हैं। एचआर प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग ये सब मैंने ऊपर बता दिया भाई। एचआर के बारे में लिखा है कि एचआर के बारे प्लानिंग भी छोड़ दो, तो एचआर के बारे में लिखे कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एचआर के, ये भी मैंने ऊपर पढ़ा दिया भाई, कि मैन पावर देखना, कितनी कंपनी के लोग हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है, उनकी फ्यूचर नीड्स को देखना, कंपनी की फ्यूचर नीड्स को देखना और एम्प्लॉय की फ्यूचर नीड को देखना। लेबर कॉस्ट कम करना है, कम से कम लेबर कॉस्ट लगे हमको, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना, मैनेज करना उनका पिछली, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया। रीज़न टू फोकस ऑन एचआर प्लानिंग, क्यों फोकस करना चाहिए आपको। हाँ, आप ये वही है भाई, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना, मैन पावर नीड को देखते रहना कि भाई कितने लोग चाहिए, कितने ज़्यादा लोग निकालना है, ठीक है। टैलेंट का देखते रहना भाई, किस टैलेंट की कंपनी में ज़रूरत है, किस टैलेंट की कंपनी में ज़रूरत नहीं है, उनको रिक्रूट करते रहना, निकालते रहना, यही सारी चीज़ें लिखें। प्रोडक्टिविटी रहना, प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ेगी बैंक को, डेवलपमेंट के लिए वो ट्रेनिंग दोगे, डेवलप करोगे उनको, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सारी वही चीज़ें लिखें जो ऊपर मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, मतलब मेनली वही है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है एचआर प्लानिंग का, सबसे पहले वही एनालाइजिंग आइडेंटिफाइंग, यही सबसे पहला पॉइंट होता है। अब सबसे पहले एनालाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या कंपनी चाहती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल क्या है कंपनी के। सबसे पहले ये एनालाइज करोगे, मैं पॉलिसी बनाने से पहले ही कंपनी चाहती क्या है उसके हिसाब से बनाओगे। अगर कंपनी को 5 साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए तो आप उस हिसाब से पॉलिसी बनाओगे, ठीक है। समझ लो ना, आप सबसे पहले कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको एनालाइज करती है कंपनी, उसको दिमाग में रखने के बाद अब कंपनी चेक करती है हमारे पास करंट में कितने एम्प्लॉयज़ है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लिया भाई हमको क्या ऑब्जेक्टिव है, हमको क्या अचीव करना है। उसके बाद आप चेक करना है अचीव करने के लिए हम पे क्या कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कंपनी में अभी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। फिर चेक करना कितने एम्प्लॉयज़ की डिमांड हम अभी फुलफिल कर सकते हैं। मुझे पता होगा आप ऐसे आपने एक्सेस करा, आपको लगा हमारा हाँ 10 साल में, मतलब 5 साल में मेरा हमारा 20 करोड़ का प्रॉफिट का मोटिव है, ठीक है। अब चेक करेंगे हम पे लोग कितने, क्योंकि लोग भी चाहिए काम करने के लिए, लोग चेक कर लिए कितने लोग हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड में चेक कर लिया कितने लोग मतलब कितने डिमांड है,
कितने मतलब एस्टिमेटिंग मतलब कितने लोग चाहिए हमें। अब एक्सेस कर लिया आपने कितने लोग आपको चाहिए, कितना मतलब आपके ऑब्जेक्टिव को वो करने में, अचीव करने में। आप थर्ड स्टेप में चेक करोगे कि कितने लोग हमें चाहिए। पहले तो आपने चेक कर लिया कितने लोग आप हमारी कंपनी में हैं, कितने लोगों की नीड है। अगर आपको लगा नीड है, थर्ड स्टेप पे आपने चेक करा कहाँ से मतलब कितनी डिमांड है हमें एम्प्लॉयज़ की। डिमांड चेक करिए आपने कितने एम्प्लॉयज़ की डिमांड है। ये चेक करने के बाद आपने तो फोर्थ स्टेप में आपने चेक करा आप कहाँ से आप सप्लाई ला सकते हैं इन एम्प्लॉयज़ की। आपको पता है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितनी डिमांड है, आपने ये भी चेक कर लिया कितने एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें इनको मैं ला कहाँ सकता हूँ। कहीं को तो कंपनी में से आप कर लोगे, इंटरनल में से ले लोगे, जो इंटरनल बंदे हैं उनको प्रमोशन देकर ऊपर वाली पोस्ट भेज दोगे। जैसे कि आपको सीईओ की ज़रूरत है तो कंपनी में जो सीनियर एम्प्लॉय उसको सीईओ बना दोगे प्रमोट करके। अगर आपका वैसा नहीं है तो आप एक्सटर्नली किसी को वो रिक्रूट कर सकते हैं कि आप बाहर से किसी बंदे को सीईओ के लिए हायर कर लिया। समझ रहे हो? इसमें गैप देखना कितने लोग हमारे पास हैं, कितने लोग हमें चाहिए। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको ले ऑफ कर दिया, अगर कम लोग हैं तो उन लोगों को रिक्रूट कर लिया। और अगर दोनों सेम है, जितने चाहिए उतने नहीं है तो कुछ नहीं करा, बैठे रहो, ठीक है। और फिर डेवलपमेंट करना, एक प्लान बनाना, ठीक है। सारा कुछ ऊपर चेक कर लिया हमने कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने लोग कंपनी में है, कितने चाहिए, कितने हमारे पास डिमांड है, कितनी कंपनी को, कितनी कंपनी के पास एम्प्लॉय की सप्लाई है, कहाँ सप्लाई, एक्सटर्नल से कितने हम ला सकते हैं, इंटरनली कितने हमारे पास। ये चेक करने वाला अब गैप चेक कर लिया भाई कितने लोग हमें चाहिए, कितने हमारे पास हैं, कितने हमें चाहिए, गैप चेक कर लिया। सिक्स में आपको वही क्या भाई एक प्लान बनाना है। आपने सब चेक कर लिया कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने हम पे कहाँ से आ जाएंगे, कितने हमें रिक्रूट करने, कितने ले ऑफ करने, सब चेक कर लिया। अब आप एक प्लान बनाओगे जिसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। और उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद आपको लास्ट स्टेप तो पता ही है, लास्ट स्टेप इवेल्युएट होता है। अब चेक करना है प्लान सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो सही से चलाओ उसको, ठीक है। एक्सपेक्ट क्या होते हैं, एस्पेक्ट क्या होता है मैन पावर प्लानिंग का। एक तो क्वालिटेटिव होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो नंबर से रिलेट करते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर्स रिलेटेड होते हैं। और एक क्वांटिटी मतलब क्वालिटेटिव वो होते हैं जो नंबर से रिलेटेड नहीं होते, इसमें स्किल वगैरह देखी जाती है। और क्वांटिटेटिव समझ ना, क्वांटिटेटिव में क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या, इसमें नंबर्स आते हैं। एक होता है कंपनी दो तरीके से काम करती है, दो एक्सपेक्ट होते हैं, इसके एस्पेक्ट होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स के रिलेटेड पे होता है, एक होता है क्वालिटेटिव जिसमें स्किल्स के रिलेटेड होता है। आप पता क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट में क्या आता है, मैं 12 से पढ़ा भी है। पहले वर्कलोड का एनालाइज करना, कितना काम कंपनी पे है, कितने लोग इस काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। ये नंबर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइंडिंग नंबर्स के रिलेटेड चीज़ आती है क्वांटिटेटिव में, ठीक है। आ रही है जो आप जिसने वर्कलोड का एनालाइज करना, कितना काम कंपनी पे है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए इस काम करने के लिए। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस करेंगे आप, जिसमें आप ये देखेंगे किस काम करने के लिए, मतलब आपने ये डिस्कस कर लिया कि क्या काम है और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं। पहले आपने काम चेक कर लिया, हाँ टेक्निकल काम है, इस काम करने के लिए वहाँ 20 लोग चाहिए होंगे। आपने वर्कफोर्स एनालिसिस में इसको चेक कर लिया। अब वर्कलोड में आप देखोगे, वर्कलोड में आपने ये चेक कर लिया कि आपको इस टेक्निकल काम है, इसके लिए आपको 20 लोग चाहिए। आपने एनालाइज कर लिया भाई ये काम है, इस काम करने कम से कम 20 लोग चाहिए। आपने चेक कर लिया ये स्किल पे इतने 20 लोग चाहिए। अब वर्कफोर्स एनालाइज करो कि हमारे पास कितने लोग हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आप लेफ्ट कर दो, अगर आपके पास कम लोग हैं तो आप रिक्रूट कर लोगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सपर्ट में लिखा है, क्वांटिटेटिव एक्सपर्ट क्या होता है, नॉन मतलब स्किल वगैरह में दिखा जाता है, उसमें स्किल कॉम्पिटेंसी जो एम्प्लॉयज़ है, कैपेबिलिटी उस पर जज करा जाता है। स्किल एनालिसिस में ये भाई एम्प्लॉयज़ की स्किल एनालाइज करेंगे कि एम्प्लॉय के ऊपर, एम्प्लॉय के अंदर कितनी स्किल्स है, हमारे करंट एम्प्लॉय में कितनी स्किल्स है, कितनी हमें चाहिए। अगर इन दोनों में गैप है, लगा लीजिए स्किल्स ज़्यादा चाहिए कंपनी को, बंदों में स्किल इतनी है नहीं, तो और को रिक्रूट करेगी। और लगा लो कि स्किल कम है, कि कंपनी देखी कि भाई स्किल ज़्यादा, मतलब कंपनी में स्किल कम की ज़रूरत है, बहुत हाई स्किल बंदे हैं तो उनको ले ऑफ भी कर सकती है कंपनी। वैसे तो करती नहीं है पर ले ऑफ भी कर सकती है। वो कही हमें इतनी की ज़रूरत ही नहीं है, ये बंदा क्यों हमारी कंपनी में बैठा है और सैलरी खा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, रिक्रूटमेंट इशू आती है। एक तो आपको कि आपको अगर आप हाई टर्नओवर रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स का हार्ड टू फाइंड आउट गुड का, हाँ सबसे पहले ये दिक्कत होती है। एचआर मैनेजमेंट को क्या दिक्कत आती है, एक तो रिक्रूटमेंट करने में दिक्कत आती है भाई, अच्छा लोग, अच्छा बंदा ढूंढने के लिए जो कंपनी को चाहिए, उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट तो कर लिया, वो कई बार क्या होता है छोड़ जाता है, 1 महीना काम करेगा उसको कंपनी समझ नहीं आएगा, वो छोड़ जाएगा। कई बार उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, कई बार उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होता है। कई बार कम्युनिकेशन आपस में आपकी इतनी नहीं बैठ पाती कि वो अच्छे से काम करे, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। मोटिवेशन वो कम रहता है, नए नए बंदे आए हैं, मोटिवेशन इतना रहता नहीं है, ठीक है। और डाइवर्सिटी का इशू होता है भाई, वो कंपनी में डाइवर्सिटी रहना होता है कि भाई सारे तरीके के, सारे स्टेट के, सारे मतलब एजेस के लोग रहें। तो पर इसमें भी कई बार दिक्कत आती है कि वो एज का पर्टिकुलर बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बंदे कंपनी को है भाई एक 25 साल का लोग चाहिए, एक बंदा चाहिए, एक चाहिए 60 साल का आदमी। अब भाई 25 का तो मिल गया, क्या पता 60 का आपको ना मिले, तो भाई भाई उसमें दिक्कत आती है कंपनी को नया बंदा ढूंढने में। गाइडलाइंस, क्या क्या गाइडलाइंस कंपनी फॉलो कर सके जिससे एचआर प्लानिंग जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। आपको मैंने ऊपर बताया जो प्रॉब्लम बताई उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जो इशू है ना इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। जैसे हाई टर्नओवर है, आपको जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग है, तो आपको इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग क्या कर सकते, मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए एचआर
प्लानिंग को क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग अच्छी कर दो। यहाँ पर प्रॉब्लम लिखी है, सारी प्रॉब्लम लिखी है कि परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, इशू है, आप इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दो कि अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो भाई कंपनी के एचआर प्लानिंग की जो है प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। बाकी गाइडलाइंस है कैसे कैसे हम एचआर प्लानिंग को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। पहले तो फ्यूचर को देखना, फ्यूचर नीड्स क्या है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप वो देखना, नीड देखना, करंट वर्क फोर्स देखना, कितने लोग हमारे पास है, कितने चाहिए, अगर उनमें कंपनी कुछ कमी है कि लोग ज़्यादा चाहिए लोग कम है तो रिक्रूट कर लेना, गैप को देखना कितने गैप है, कितने मतलब अगर ज़्यादा एम्प्लॉय से ले ऑफ करो तो कम है तो रिक्रूट कर लो, ठीक है। प्लान फॉर रिटेंशन, एक प्लान बनाना ताकि भाई एम्प्लॉय रिटेंशन रहे, मतलब एम्प्लॉय कंपनी में लगा रहे, ऐसा नहीं है वो 1 महीने काम करके छोड़ के चले गए। रिटेंशन मतलब ये होता है कंपनी में एम्प्लॉयज़ बना रहे, उसके भी एक प्लान बनाओ। एनकरेज करो एम्प्लॉय इंगेजमेंट में, एम्प्लॉय के साथ ना इंगेजमेंट बना के रखना ताकि इससे एक एम्प्लॉय भागेगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या था, ऊपर इशू यही आ रहा था कि भाई हाई टर्नओवर है कि बंदा जो भाग जा रहा है, ठीक है, ये दिक्कत तो हमने कैसे सॉल्व करा, इसको क्या सॉल्व करा हमने, एम्प्लॉय के साथ इंगेजमेंट करके रखो ताकि भाई एम्प्लॉय कंपनी के अंदर रिटेंशन उनका बना रहे, वो टर्नओवर हमारा रिड्यूस हो, जो बंदा भाग जा रहा है वो कम भागे, मतलब कंपनी में बना रहे, लीगल कंप्लेंट्स बने रहे, कंपनी को लॉ फॉलो करते रहे, सारे ये चीज़ें होती हैं, ये आप समझ भी गए होंगे, ठीक है, और काफ़ी मैंने सिंपल में समझा दी है। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है जॉब को एनालाइज करना, वर्ड ही पढ़े हो आप, वर्ड का जॉब को एनालाइज करना कि मतलब एक जैसे जॉब है कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर ये एनालाइज करना क्या क्या तरीके की जॉब है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमने फैसिलिटी दे रखी है, क्या क्या हमें जो जॉब है उसके लिए क्या कैसा बंदा चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, कितनी उसकी स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, क्या क्या इस बंदे के लिए, मतलब जॉब के ऊपर एनालाइज करना। जैसे हमने कर लिया कि एक टेक्निकल बंदे की जॉब एनालाइज कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने पूरा चेक कर लिया, पूरा सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, एग्जामिन कर लिया, सब देख लिए जॉब के बारे में कि उस जॉब करने के लिए क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या टास्क करने होते हैं, क्या क्या उस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है, क्या स्किल्स चाहिए होती हैं जॉब करने के लिए, क्या नॉलेज चाहिए होती है, क्या बंदे में एबिलिटी होनी चाहिए पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, क्या वर्किंग कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है जॉब करने के लिए। तो जॉब एनालिसिस का मतलब ये एक पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करना, लगा लिया हमने जॉब देखी, टेक्निकल बंदे की जॉब है तो उस जॉब को पूरा एनालाइज करना, ये काम कैसे होगा, कितनी एज करेगा, कौन करेगा, कितनी स्किल चाहिए, कितनी एबिलिटी चाहिए, क्या उसको चाहिए, सब कुछ चेक करना है, जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। तो भाई जॉब एनालिसिस का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको, जॉब एनालिसिस का मतलब यही होता है कि क्लियरली रोल को देखना कि भाई कंपनी में जो है कि मतलब कैसा रोल, किस ड्यूटीज़ को बंदा फॉलो करेगा ये जॉब करते हुए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को हैंडल करनी पड़ेगी, क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, ठीक है, हायरिंग द राइट पीपल, ठीक है, यही है भाई। अगर आप किसी को जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हो, ये चेक करने के लिए कि भाई उस जॉब में किस तरह का बंदा चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी चाहिए, क्या उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ये आप क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि आपको रिक्रूट करना आगे जाके, इसलिए तो चेक कर रहे हो ना आप। आपने चेक करा भाई एक हमको बंदा चाहिए जिसकी 60 साल की उम्र हो, उसको चीज़ का एक्सपीरियंस हो, ये एबिलिटी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाए, क्यों आपने चेक करा, क्योंकि आप जब उसको रिक्रूट करोगे तो आप देखोगे कि ये बंदे में वही चीज़ें हैं ना भाई, ताकि आपको ये पता लगे भाई हाँ इस बंदे में ये चीज़ें हैं जो हमको चाहिए इस काम को परफॉर्म करने के लिए, समझ गए आप। डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये भी देखने के लिए आपने जॉब को देख लिया, इसको जॉब में क्या काम होता है, क्या स्किल चाहिए होती है, अगर किसी में वो स्किल्स नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दोगे आप, ठीक है, परफॉर्मेंस दोगे उस जॉब करते हो। अगर आपने पूरा जॉब के बारे में जान लिया है, हाँ इस जॉब में इतनी मेहनत लगती है, इतना काम लगता है, इतना टाइम लगता है, तो आपको ये सब पता लग गया। अब उसमें आप परफॉर्मेंस को अप्रेज भी कर सकते हो उसको, मतलब आप उसको फेयरली उन्हें कंपनसेशन भी दे सकते हो, उसके मतलब इसका काम देख के उसको कंपनसेशन दे सकते हो। ऐसे नहीं आपने ऐसे देख के ऐसे सैलरी दे दी उसको, आपने पूरा जॉब को एनालाइज करा, सब कुछ देखा भाई कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद आपने उसको कंपनसेशन दिया, उसको परफॉर्मेंस को अप्रेज करा उसकी, ठीक है, लीगल कंप्लेंट्स भी देखा भाई इस जॉब करने के लिए इतना तो नहीं है कहीं या लीगल में ना हो, क्या इतना हार्ड काम हो रहा हो, इतनी दिक्कत हो रही है एम्प्लॉय को, कहीं आगे आगे केस ही कर दे, समझ रहे हो ना, आपकी सारी चीज़ इसके अंदर आती है। इसका प्रोसेस भी लिखा भाई, सबसे पहले तो जिस जॉब को आपको पहले तो ये करना होता है, जॉब एनालाइज करनी है, सबसे पहले देखना है कंपनी में क्या काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये तो नहीं भाई सारी जॉब एनालाइज करने बैठ जाओगे, जो काम कर रहे 200 एम्प्लॉयज़ काम कर 200 काम चेक करोगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो कंपनी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। हाँ टेक्निकल काम भी कर रही है कंपनी, प्रमोशनल काम भी कर रही है, सेल काम भी कर रही है, सेल्स के लिए कर रही है, प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सारा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया अंदर क्या क्या काम हो रहा है कंपनी के। उसके बाद एक पर्टिकुलर टारगेट करना, पर्टिकुलर जॉब को चूज करना जिसको हमको स्टडी करना है। ऐसा नहीं है सबको स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे अच्छा इन सब में से, हाँ मैं मैनेजमेंट वाला है ना, मतलब ये वो प्रमोशनल वाला सेगमेंट है, इनका एनालाइज करता हूँ। सब में पहले देखा कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है, उसमें से एक जॉब चूज कर लेना, चूज करना जॉब एक कर लो या 5 जॉब को चूज कर लेना कि इनके बारे में स्टडी करेंगे, सबको ना करके हम ये पर्टिकुलर चॉइस कर लेते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे कि जॉब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चाहिए होती है इनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब एनालाइज करने के लिए भी देखेंगे भाई कैसे एनालाइज करना है इसको। भाई काफ़ी सारे एनालिसिस के टूल होते हैं, आपको पता है काफ़ी सारे मैंने ऊपर पढ़ा है, वर्कलोड वर्कफोर्स इतने एनालिसिस होते हैं, तो अब चेक करना है कौन सा एनालिसिस हम यूज़ करें इस कंपनी को इसको
जॉब एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करो। पहले आपने टूल चूज कर लिया, हाँ भाई इस टूल से हम एनालाइज करेंगे इस जॉब को। अब उसने टूल तो कर लिया, अब उसकी इन्फॉर्मेशन में तो लोगे जब टूल यूज़ करोगे। अब टूल वो कर लिया, कंफर्म कर लिया, हाँ इस टूल से हम जॉब एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे जॉब के बारे में, उस जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क ड्यूटी, जितना भी काम है, काम स्ट्रेस है, वर्क वगैरह, टाइम लगता है, सब कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, एक डॉक्यूमेंट पर लिख दिया, सब कुछ आपने करा। अब एंड में जाके एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी, स्पेसिफिकेशन बना दिया, जिसमें कि लिख दिया भाई एक किसको काम आता है, ठीक है। सारा आपने जॉब के बारे में एनालाइज कर, टेक्निकल काम है उसके बारे में आपने सारा एनालाइज कर लिया। टेक्निकल काम में ये चाहिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, ये हैंडल करनी आनी चाहिए, बंदे में एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी है। सब करने के बाद आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, जिसको आपने उसमें लिख दिया सब कुछ चीज़ें कि ये जॉब है पर्टिकुलर टेक्निकल की, इसमें बंदे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि जॉब में क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या बंदे को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ इसमें लिखा होता है। स्पेसिफिकेशन में ये लिखा होता है कि क्या क्या बंदे के अंदर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन आपको क्या, कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मतलब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, तो स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है। तो एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन में यही होता है क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। आपने एक्सेस करी इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में, टेक्निकल बंदे के चेक करी, अब उसमें आपको पता लग गया ना बंदे का क्या होना चाहिए। हाँ भाई टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ भाई इसने इंजीनियरिंग करनी है होनी चाहिए, टेक्निकल काम कर रहा है तो हाँ इसकी कितनी एज होनी चाहिए। तो आपने स्पेसिफिकेशन बंदे की क्वालिफिकेशन भी उससे बना ली, एनालाइज करके चेक कर ली भाई, आपको पता लगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन बंदे के अंदर होनी चाहिए इस जॉब करने के लिए। टेक्निकली लिखा हुआ है, जॉब परफॉर्मेंस की टेक्निक होती है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्या आप पर्सनली ऑब्जर्व करें, आपने देखा टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम के बारे में आपको स्टडी करने का चाहिए होता है, आपने पर्सनली ऑब्जर्व करा उसको, पर्सनली आप चेक करने उस चीज़ को, आपने जॉब को एनालाइज करा भाई हाँ ऐसे ऐसे इसमें काम हो रहा है, ऐसे ऐसे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऐसे इसमें वर्किंग कंडीशन दिया जाता है, इतना इतनी देर में काम होता है, मतलब इसमें ऐसा मैकेनिक चाहिए होता है, फिजिकल जॉब है या बैठने वाली जॉब है, आराम से करने वाली जॉब है, सब कुछ चेक करा। तो आप पर्सनली चेक कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपनी वहाँ जाकर, ठीक है। एक होता है इंटरव्यू, जो काम कर रहा है उससे पूछ लिया भाई कैसे कैसे किया है तेरे बारे में। एक होता है क्वेश्चनियर बना दिया, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, उसको दे दिया, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसका टेक्निकल बंदा है उसको हाथ में फॉर्म दे दिया, उसमें सब कुछ क्वेश्चन लिख के, अब वो अपने आप आंसर करेगा। ये उसमें लिखा रहेगा आप काम करने में आपको फिजिकल लेबर वाला काम करना पड़ता है, बैठ के करना पड़ता है, तो टिक कर देगा उसमें मेरे को फिजिकल चाहिए होता है, ठीक है। आपका काम कितनी देर में होता है, आप पूरे दिन यही काम करते हैं या थोड़े बीच में ब्रेक मिलता है, वो उसमें टिक कर देगा। मतलब उससे ना एक क्वेश्चनियर आप जब आपको फिल करके देगा, वो पूरा फिल करके देगा, तो आपको एक एंड में नॉलेज मिल जाएगी पूरी जॉब के बारे में। ऐसे उसने टिक करा है ना, उसको सब आपको नॉलेज मिल जाएगी, हाँ ये काम है फिजिकल लेबर वाला काम है, अच्छा इसमें इतनी देर में काम होता है, इसमें टिक करा है इसने। तो क्वेश्चन यार आप बना दें, क्वेश्चन पूछो एक तरह से 4-5 क्वेश्चन, मतलब कुछ जितने भी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके आंसर वो देगा, उससे आपको जॉब के बारे में पता लग जाएगा। क्वेश्चन यार क्रिटिकल इंसिडेंट, उनसे क्रिटिकल इंसिडेंट पूछ लेना कि भाई क्या अपनी जॉब के बारे में बताओ, क्या आपके साथ हो सकता है, मतलब उससे ये पता लग जाएगा क्रिटिकल इंसिडेंट से क्या क्या आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हुई हैं जॉब परफॉर्म करते टाइम, ताकि उससे पता लग जाए भाई कितना कठिन काम है, कितना ईजी काम है। अगर वो कह रहा है भाई मज़ा आता है मेरे को तो करने में, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक मज़ा आया, ऐसे उस दिन तो मजा आ गया था, ऐसे तो आपको पता लग जाएगा भाई इस जॉब में तो फन वाला काम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सैलरी सेलेक्ट करोगे, उस हिसाब से उसको बंदा सेलेक्ट करोगे, ये कौन इस बंदे को हैंडल कर पाएगा। और किसी ने बताया भाई इसमें तो बड़ी दिक्कत है, बड़ा रिस्क रहता है, मशीनरी चलाने में बड़ा रिस्क रहता है, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, कभी भी उसमें कम मशीनरी के अंदर आपका हाथ वगैरह आ सकता है, उसने ये कहा, तो उससे भाई ये पता लगा कितनी क्रिटिकल जॉब है, कितने क्रिटिकल इंसिडेंट इसमें हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक रिस्पॉन्सिबल क्वालिफाइड बंदा हायर करोगे जिसको मशीन की नॉलेज हो, समझ रहे हो ना। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, ऐसे पढ़ा करो उसको लाइन को, ऐसे मत पढ़ोगे कि याद कर रहे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब का डिस्क्रिप्शन देना, उसमें ना जॉब का डिस्क्रिप्शन जाता है, मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ना, पता है ना क्या होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में बताना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में बताया होता है कि जॉब में क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्या क्या टास्क आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ आपको काम करना है, सब कुछ जॉब के बारे में बताना जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, ठीक है। ये लिखा भी है, जॉब का टाइटल लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है। जॉब में जॉब की समरी लिखी होती है, कैसे कैसे आपको काम करना है, जॉब में एक्टिविटी लिखा होता है क्या क्या आपको काम करना है, आपको कैसी वर्किंग कंडीशन दी जाएगी, आपको मतलब मशीनरी चलानी है, आपको बैठे काम करना, आपको चेयर पे बैठे काम करना, आपको ऑफिस के मतलब आपको कैबिन दिया जाएगा, अपना क्या दिया जाएगा, वर्किंग कंडीशन में लिखा आता है। सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है कि भाई आपको कैसे कैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, सब कुछ पर्पस मैंने आपको बताया। जॉब डिस्क्रिप्शन एक नए बंदे को दिया जाता है, मेनली जो नया बंदा कंपनी के अंदर आया ना उसको दिया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि नए बंदा आया उसको सब कुछ पता लग सके, हाँ ये जॉब मेरे को अलॉट, मतलब मेरे को ये जॉब अलॉट हुई है, ये मेरे को काम करना है, अच्छा मेरे को ऐसा काम करना है, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, और मेरे को इससे बात करनी है, इससे मेरे को अपने ऑर्डर लेने हैं, इसको ऑर्डर देना है, सब कुछ जॉब के बारे में मतलब उसको बताने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया होता है, ठीक है। उसको पता लग जाए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है उसके अंदर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरे को ये टास्क करने हैं, मेरी ये ड्यूटी है, समझ रहे हो ना। तो सब जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसके अंदर लिखा भी सारा आप पढ़ सकते हैं। ये खासकर नए एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि उनको जॉब के बारे में एक बार में पता लग जाए, एक बार पढ़ के क्या क्या उसका काम है करना,
प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आउटडेटेड हो जाता है भाई, कंपनी ने एक बार बनाया, क्या पता 2-3 साल तक चेंज ही नहीं करा, काम में चेंज आ गया पर डिस्क्रिप्शन में चेंज नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में आज वही लिखा हुआ है कि आपको ऑफिस में बैठ के चेहरे बैठे काम करना है, और काम करा रहे हैं लेबर वाला, वो मशीनरी में काम करा रहे हैं। तो समझ रहे हो ना आप, तो मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन अलग बोल रहा है, काम अलग करा रहे हैं, तो कई बार आउटडेट हो जाता है, कंपनी चेंज नहीं करती तो आउटडेट हो जाता है, मतलब लिखा कुछ और होता है और होता कुछ और, टू रिजिड होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है भाई जो लिखा बिल्कुल यही फॉलो करना, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, रिजिड भी होता है, मतलब सब कुछ इंक्लूड करना मुश्किल होता है, मतलब सब कुछ जॉब के बारे में बताना मुश्किल होता है, मेन चीज़ें बता देते हैं, पर कई जो बेसिक चीज़ होती हैं उसको भूल जाते हैं बताना, ताकि उससे फिर एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन हो जाती है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मैंने ऊपर बताया था, जॉब परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके अंदर, वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन मेनली बनाई होती है एचआर बंदों के लिए, एचआर मैनेजर के लिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि जो टेक्निकल काम है उसके लिए जॉब स्पेसिफिकेशन बनाई है, उसमें लिखा हुआ है कि जॉब परफॉर्म करने के लिए बंदे के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी ये एज होनी चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, वो इतनी उसकी एज होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ये सब क्या स्पेसिफिकेशन लिख दी जॉब के बारे में कि जॉब परफॉर्म करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन लगेगी। अब ये किसको देंगे, वो देंगे एचआर मैनेजमेंट को ही, क्योंकि एचआर ही बंदा वो करता है, रिक्रूट करता है, उसको ही दे देंगे, ताकि वो जब रिक्रूट करे बंदे को तो वहां पर लोगों को बता सके और उसी बंदे को रिक्रूट कर सके जो जॉब स्पेसिफिकेशन को पूरा एलिजिबिलिटी को मीट कर रहा हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इसलिए बनाई होती है ताकि एक क्वालिफिकेशन के बारे में पता लग जाए एचआर मैनेजर को, भाई ऐसा ऐसा हमको बंदा चाहिए। मैनेजर ने वैसे तो बना दिया, भाई ऐसा बंदा उसने बता दिया, एक डिस्क्रिप्शन बना के जॉब स्पेसिफिकेशन, भाई हमको ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है, रिक्रूट करो। तो अब उसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो उसको दिमाग में रख के एचआर मैनेजर है बंदे रिक्रूट करेगा, सब कुछ लिखा ही करके उसके अंदर इंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंस ही मैंने बता दिया भाई, जॉब बिल्कुल टाइम सेव रहेगा, एक तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा रिसर्च, क्योंकि पहले रिसर्च करके आपने जॉब स्पेसिफिकेशन बना दिया तो आपको पता रहेगा क्या किस बंदे को रिक्रूट करना है, ठीक है। अब स्किल रिक्वायर्ड उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पहले पता नहीं था स्किल कैसे चाहिए, अब आप उस डॉक्यूमेंट में पहले लिखा है भाई ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, ऐसे उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेस्ट टैलेंट आएगा भाई उसको, अगर टैलेंट को पता लगा मेरी ज़रूरत है कंपनी को तो वो अट्रैक्ट होगा कंपनी की तरफ। पर्पज़ क्या होता है उसके बारे में भी लिखा है कि पर्पज़ आपको मैंने बताया है यार कि पता करना कि एक तो वो जो एम्प्लॉय एक तो उसको पता लग जाए, जो मतलब फ्यूचर एम्प्लॉय जिसको लगेगा जैसे कोई जिसे कंपनी को रिक्रूट करना है और कंपनी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया भाई ऐसे ऐसे जॉब स्पेसिफिकेशन का बंदा हमें चाहिए, तो एक तो जो कैंडिडेट होगा जो सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा होगा, एक तो वो कंपनी में अप्लाई करेगा, उसको पता लग जाएगा कंपनी में किस बंदे की ज़रूरत है। एक एचआर टीम है, हायरिंग टीम है जो हायर करती है, उसको पता लग जाएगा भाई कैसा बंदा हमें चाहिए। तो ये सारी इसके पर्पस होते हैं बताने के। बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन दोनों के बारे में बता दिया है, इसके बारे में डिफरेंस लिखा है यहाँ पर, बाकी मैंने आपको बता दिया, आप डिफरेंस अपने आप ही बना सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि जॉब कैसी है, समझ रहे हो, ड्यूटी क्या क्या करना है आपको। जैसे आपको टेक्निकल बंदा हायर करा तो उसको डिस्क्रिप्शन पहले दिन आता है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया जॉब का, भाई आपका ये उसमें लिखा है आपका ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टास्क ये है, आप इसको काम दोगे, आपको यहाँ बैठे काम करना है, ये आप कैबिन है, ये डिस्क्रिप्शन है क्या क्या आपके जॉब है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है ये एम्प्लॉय के हाथ में नहीं देते, ये देते हैं जो एम्प्लॉय को हायर कर रहा है उसके हाथ में कि ये लो जॉब स्पेसिफिकेशन, इसमें जो स्पेसिफिकेशन लिखी है बंदे के अंदर ये होनी चाहिए, जिसके अंदर वो है उसको रिक्रूट करो, उसकी जरूरत है कंपनी में, ठीक है। बता दिया मैंने दोनों के बारे में, डिफरेंस में स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं और एंड में बता भी दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं 5th पे। काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं भाई, एक बार में करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ 5th वाले के बारे में, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये तो भाई आपको पता होगा, आप 12th में 11th में आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके खून में घुस गया होगा अब तक, इतना मतलब इतना भूल दिया ये, समझ रहे। अब रिक्रूटमेंट फिर भी मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट का प्रोसेसर होता है जिसमें कंपनी आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट और एनकरेज करती है पीपल को अप्लाई करने के लिए हमारी जॉब में। रिक्रूटमेंट जो होता है सिलेक्शन के पहले आता है। आपको पता है 2 फेज़ होते हैं रिक्रूट करने के, मतलब बंदे को कंपनी में लाने के। एक फेज़ होता है जिसमें कंपनी एडवर्टाइज करती है, लोगों को बुलाती है, वो होता है रिक्रूटमेंट फेज, जिसमें कंपनी मतलब लोगों को बुलाएगी, सोशल मीडिया पे डाल देगी, लिंक्डइन वगैरह प्लेटफॉर्म इन पे डाल देगी, रिक्रूटमेंट कर रही है कंपनी वहाँ पर, समझ रहे हो, लोगों को बुला रही है, एडवर्टाइज कर रही है। तो ये लोगों को बुलाने वाला प्रोसेस जो होता है, अट्रैक्ट करने का कंपनी की तरफ जो होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। अब बंदों ने जैसे लगा लो 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेसर था, सारा कंपनी अट्रैक्ट करा, बंदों ने आकर अप्लाई भी कर दिया, रिक्रूटमेंट कंपनी ने कर ली, ठीक है। अब होगा उसमें से सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेसर आता है। अब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हो गई, 1000 बंदों ने कर दिया, अब उसमें सिलेक्शन होगा, वो चाहिए 100 बंदे, अप्लाई तो कितने भी कर दो उससे मतलब नहीं होता। अब उस बंदे मतलब 1000 बंदों में से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। सिलेक्शन में क्या होता है, जितने भी बंदों ने रिक्रूटमेंट का टाइम अप्लाई करा है कंपनी में, अट्रैक्ट हुए कंपनी की तरफ, उसमें से सेलेक्ट करना वो परफेक्टली सूटेबल है कंपनी के लिए, ये होता है सिलेक्शन का प्रोसेसर। मैंने आपको दोनों को सिंपल बता दिया भाषा में, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं।
आप इसके फीचर बता देता हूँ मैं इसको आपको। फीचर में ये भाई, एक तो स्टाफिंग का ये पार्ट है, आपको बताऊँगा स्टाफिंग के अंदर सब आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट वगैरह सब स्टाफिंग के अंदर आता है, पार्ट ऑफ स्टाफिंग है। अट्रैक्ट टैलेंट, नए नए टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एडवर्टाइज करती है कंपनी, ठीक है। और क्रिएट टैलेंट पूल, ठीक है। इंप्रूव कंपनी ग्रोथ भाई होगी। रिक्रूटमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट कर रही है कंपनी, उसको काफ़ी ज़्यादा लोग कंपनी अट्रैक्ट कर रही है कंपनी में अप्लाई करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉय जो होंगे, टैलेंट जो होगा वो कंपनी में अट्रैक्ट होगा कंपनी में, ठीक है। और जो कंपनी ग्रोथ भी होगी, कंपनी मतलब लगा रहे ना 1000 बंदे हैं जिनमें वैसे भी सेम क्वालिफिकेशन है जो कंपनी को चाहिए, उसमें से 1000 में से कंपनी 100 बंदे ऐसे छाटेगी, बिल्कुल क्वालिफिकेशन सब में सेम है, पर 1000 बंदों में से 100 बंदे ऐसे छाटेगी कंपनी, बिल्कुल ऐसे फिल्टर आउट करेगी जो बिल्कुल सुटेबल है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी को बहुत आगे ले जाए। समझ रहे हो ना, तो कितना अच्छा कंपनी को इंप्रूव करेगी, कंपनी की ग्रोथ को कितना हेल्प करेगी, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि 1000 बंदों में से 100 ऐसे बंदे ढूंढ के लाइए तो उन बंदों में कुछ बात ही होगी, ठीक है। और कंपनी ग्रोथ भी इसमें से इंप्रूव होगी क्योंकि आपने इतने अच्छे बंदे हायर करें, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट ये भी हो सकता है भाई, कंपनी ने क्या करा कि यार कि हम क्या करते हैं ना, जैसे हमको सीईओ चाहिए, हमको टॉप लेवल मैनेजर चाहिए 10, अब 10 चाहिए। कंपनी कई बार होती है, कई बार तो बाहर से हायर कर लेती है, एडवर्टाइजमेंट कर लेती है कि भाई हमें बंदे चाहिए, लोग अप्लाई करते हैं। कई बार कंपनी करती है यार इतना झंझट क्यों पालना, इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करना, हम डालेंगे, बंदे अप्लाई करेंगे, फिर हम उनको इंटरव्यू लेंगे, सिलेक्शन करेंगे, मेडिकल वगैरह करेंगे, इतना क्यों करना। इससे बड़े जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं उन्हीं से बातचीत करके उन्हीं को रिक्रूट कर लो ना हायर लेवल के लिए, उनको प्रमोशन देके ऊपर ले आओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है तो इसको कहते हैं इंटरनल, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके बारे में नहीं लिखा भी। इंटरनल मैंने बता दिया, हायरिंग फ्रॉम विदिन द कंपनी अगर टॉप लेवल मैनेजर चाहिए 10 तो कंपनी बाहर से हायर ना करके अपने कंपनी में देखिए हाँ कितने एक्सपीरियंस लोगे कंपनी के अंदर, देखा हाँ 50 एक्सपीरियंस लोगे कंपनी के अंदर, तो 50 में से 10 बंदों को किसी को बिठा लेगी और कंपनी के अंदर से मतलब हायर लेवल बंदे को हायर कर लिया, समझ रहे ना आप। बाहर से नहीं हायर करा, कंपनी के अंदर के लोगों को प्रमोशन देके ऊपर वाली पोस्ट पर लिया है, ठीक है। आप पता समझ गए होंगे आप कैसे कैसे करते हैं, प्रमोशन करके ट्रांसफर कर दिया, एम्प्लॉय को रेफर कर दिया, सजेशन दे दिया एम्प्लॉय ने, जैसे आप कंपनी में एम्प्लॉय है उसने सजेशन दे दिया कि भाई मेरा वो एक चाचा ताऊ का लड़का है, मतलब मेरे रिलेशन में, उसको ऐसा रिक्रूट कर लो, वो भी इस क्वालिफिकेशन उसके अंदर है। तो आपने क्या करा, एक्सटर्नल प्रोसेस पर नहीं गए आपने एडवर्टाइज नहीं करा, आपने लोगों को इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया, आपने अगर इंटरनली एम्प्लॉय से पूछ लिया, इंटरनली एम्प्लॉय ने डिसीजन दे दिया, सजेशन दे दिया, आपने एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया जो भी उसने सजेशन दिया इसके बारे में, ठीक है। इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, कंपनी के अंदर से अंदर पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। एडवांटेज वही होती है भाई, टाइम बचेगा कि आपका इतना टाइम बचेगा, इतना बड़ा प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल वाले का, पोस्ट करो, लोग अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू लो, सिलेक्ट करो, प्लेसमेंट करो, मेडिकल करो, इतना टाइम वेस्ट ना हो करे। क्या करते हैं कंपनी अगर अंदर से एम्प्लॉय वो पहले से सूटेबल है कंपनी के अंदर, जो कंपनी के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर पहले से सूटेबल हैं, क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर जो पहले से काम कर रहे हैं उसमें सारी क्वालिफिकेशन पहले से है, जब भी वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो कंपनी को वो भी काम नहीं रहेगा भाई, कितना टाइम उसको कंपनी का बच जाएगा, जो भी इतना टाइम लगता है उसको काम करने में, ठीक है। एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ेगा, जो कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय उनको इस पता लग जाएगा भाई जो भी प्रमोशन मिलेगा हम में से ही मिलेगा, कंपनी कोई बाहर से हायर नहीं कर रही। आप लग लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ये पता लग जाएगा भाई अगर कंपनी को जो हाई लेवल बंदा चाहिए होगा ना, टॉप लेवल मैनेजर चाहिए होगा, तो कंपनी हम में से किसी को ले लेगी, कंपनी बाहर से हायर नहीं कर रही। तो आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छा काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी बाहर से लोगों को नहीं ला रही है, कंपनी हम में से ही किसी को एक दे देगी ऊपर का लेवल का, अच्छी पोस्ट की अच्छी सैलरी वाली जॉब दे देगी, तो इससे आपका मोरल बढ़ जाएगा, आप मोटिवेट अच्छा रहोगे, तो आपको पता है आप अच्छा काम करोगे तो भाई कंपनी आपको प्रमोशन देके आपको सीईओ बना सकती है, कल को आपको टॉप लेवल मैनेजर बना सकती है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट बन जाता है कि अंदर से कंपनी काम बंदे ले रही है तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज में एक मोटिवेशन बना रहता है, वो कंपनी अच्छे से मतलब काम अच्छे से करते हैं, उनको पता है अच्छा काम करेंगे तो हमें ही पोस्ट मिल जाएगी अच्छी वाली, ठीक है। फास्टर एडजस्टमेंट होती है, लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि भाई जो पहले से बंदा काम कर रहा है वो लॉयल पहले से ही है हमारी कंपनी में, ठीक है। अगर नया बंदा आएगा उसकी लॉयल्टी पर इतना शक होता है कुछ कंपनी को, भाई नया बंदा आया उसको पता नहीं कैसे करना है, क्या पता कुछ धोखाधड़ी करे, तो पर पुराना एम्प्लॉय है, अंदर से हमने टॉप लेवल मैनेजर पर हमने रिक्रूट कर लिया, पहले एम्प्लॉय था नॉर्मल, हमने उसको टॉप लेवल मैनेजर बना दिया। अब बताओ क्या लॉयल्टी शक नहीं करिए कंपनी से, क्योंकि वो पहले से कंपनी में बंदा वो पहले से ही है, समझ रहे हैं ना आप, वो पहले से कंपनी के अंदर है तो कंपनी के अंदर लॉयल्टी की स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि भाई पहले से ही बंदा है वो, और ना वो छोड़ के भागेगा, क्योंकि नए बंदे अगर आपने रिक्रूट करे तो काफ़ी हाई चांसेस होता है आपने आज रिक्रूट कर लिया 1 महीना छोड़ के भाग सकते हैं, ठीक है। तो पर जो पुराना बंदा है वो लॉयल भी रहेगा, वो पहले से लॉयल है कंपनी में पहले से है, और स्टेबिलिटी उसमें रहेगी। लिमिटेशन क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं आप पे, वो एम्प्लॉय के अंदर से आपको लेने आप पे बहुत कम चांस, बहुत कम आप पे चॉइसेस हैं। आप लगा लीजिए जैसे आपको अगर 100 बंदे हायर करने हैं और कंपनी के अंदर भाई आपके लगा लो 300 बंदे हैं, तो आप पे कितनी लिमिटेड ऑप्शन रह गए, समझ रहे हैं ना आप।
300 बंदों में से किसी 100 बंदे ढूंढने, आपको कितने लिमिटेड ऑप्शन है। पर अगर आप यही प्रोसेस बाहर से करते हैं, आप बाहर के लोग को डायरेक्ट करते भाई, 100 पोस्ट के लिए आज के टाइम में इंडिया में करते हैं ना, 100 पोस्ट के लिए कम से कम 20,000 लोग अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, 100 पोस्ट के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं। तो कंपनी पे कितना वाइडर चॉइस रहता है वहाँ पर अगर बाहर से लेती। पर कंपनी के अंदर से बंदे छाट रही है जो ऊपर लेवल के मैनेजर के लिए लगा दें, तो काफ़ी लिमिटेड चॉइस है कंपनी के पास, क्योंकि भाई बहुत कम कैंडिडेट है कंपनी के अंदर, उन्हीं में से किसी को लाना पड़ेगा, तो काफ़ी कम चॉइस है। अगर बाहर से लेते तो कंपनी बहुत वाइड चॉइस रहती, कंपनी उन्हें छाट सकती कौन से अच्छे एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो काफ़ी कम चॉइस है, फ्रेश आइडिया नहीं आएंगे भाई, ये बात भाई। जो कंपनी पहले से उन्हीं को ऊपर लेवल का मैनेजर, फ्रेश आइडिया आया ही नहीं कंपनी के अंदर। फ्रेश आइडिया का मतलब है कोई ऐसा फ्रेश टैलेंट का बंदा कंपनी के अंदर आया ही नहीं, कि समझ रहे ना। एक्सटर्नल से करती कंपनी, अगर बाहर से किसी को रिक्रूट करती है एडवर्टाइज करके, तो क्या होता, जो बंदा था फ्रेश टैलेंट होता, वो नया होता कंपनी के लिए, उसमें कोई नई स्किल होती जो कंपनी में आज तक किसी के पास नहीं है। पर अगर आप कंपनी के अंदर का बंदा ले रहे हो भाई, उसके अंदर फ्रेश टैलेंट नहीं है, समझ रहे ना। वो कंपनी के अंदर का बंदा जो आप कंपनी में पहले से टैलेंट थे, अभी भी टैलेंट वही है, वो बंदा बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। वो टैलेंट आज भी वही है कंपनी के अंदर, समझ गए ना। और अगर बाहर से हायर करते तो एक नया टैलेंट का बंदा आपके पास आता, आप नया बंदे को चूज करते जिसके अंदर अलग स्किल होती जो आज तक आपके एम्प्लॉयज पे किसी के पास नहीं है, तो फ्रेश टैलेंट आता। पर अगर आप अंदर से रिक्रूट कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं, तो कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है भाई, आपस में ही वो उनका हो सकता है भाई एम्प्लॉयज के अंदर, भाई मैं प्रमोशन लूंगा, मैं प्रमोशन लूंगा, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, वो चिढ़ने लग जाएंगे, उनको पता है भाई यही मेरा कॉम्पिटिटर है, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा तो इसलिए ले जाएगा पोस्ट, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। तो कंपटीशन बन जाता है आपस में, और वो कंपटीशन कई बार कॉन्फ्लिक्ट बना देता है, ऑफिस में लोग चिढ़ने लग जाते हैं एम्प्लॉयज। उन्हें पता है हम में से किसी को रिक्रूट करके आगे वाली पोस्ट पे दे दिया जाएगा, तो आपस में कई बार चिढ़ने लग जाते हैं आपस में, क्योंकि उनको पता है भाई कोई ना कोई इसमें से ले जाएगा। स्किल गैप आ जाता है भाई, कई बार ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, उन पर इतनी स्किल्स नहीं होती वो टॉप लेवल मैनेजर के लिए हायर हो सके, समझ रहे हैं। तो इंटरनल में ये भी लिमिटेशन होती है कि कई बार क्या होता है, आप इंटरनल से रिक्रूट तो कर रहे हैं अंदर के बंदे को, पर कई बार उसमें इतनी स्किल नहीं होती कि वो टॉप लेवल मैनेजर बन सके, ठीक है। एक्सटर्नल में वही है भाई, बाहर से रिक्रूट करना, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा से नहीं टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इंटरनल का मतलब होता है जैसे 100 कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, 100 में से लगा लीजिए आपको 20 चाहिए टॉप लेवल मैनेजर, तो आप क्या करेंगे, जो 20 उसी कंपनी के अंदर के बंदों में छाट लेंगे भाई, अच्छा तुम ऐसे हो, तुमको भी स्किल्स आती हैं, तुमको भी ऐसे है, उन्हीं में से छाट के किसी को टॉप लेवल मैनेजर बना दी प्रमोशन करके, समझ रहे हो ना। ये होता है इंटरनल बाहर से। और एक्सटर्नल वही होता है, एक्सटर्नल में क्या करेंगे, कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ है, वो तो रहेंगे, 20 बंदे चाहिए, 20 के लिए डाल दी कि ऐड ये लो, हमको 20 बंदे बाहर से चाहिए। अब बाहर से लोग नए फ्रेश बंदे वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने दोनों के बारे में बता दिया, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, आप समझ भी गए होंगे, 11th-12th पढ़ा है, ठीक है। आप इसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसमें वाइडर चॉइस रहती है, नए आइडियाज़ आते हैं यार, बिल्कुल बेसिक बात है। जो ऊपर आप ये भी कर सकते हैं, जो ऊपर की लिमिटेशन थी ना, आप एक सेकंड रुकना, प्रमोशन ट्रांसफर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेड ऑप्शन, हाँ जैसे कि ये डिसएडवांटेज थी ना ऊपर की कि भाई इसमें लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं, फ्रेश टैलेंट नहीं रहते, यही इसकी एडवांटेज बन जाएगी। इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, लिमिटेड टैलेंट थे, इसमें क्या वाइडर चॉइस आ जाएगी आपके पास, उसमें लिमिटेड आइडियाज़ रहेंगे आपके मन में, इसमें नए आइडियाज़ आ जाएंगे, नए स्किल के बंदे आ जाएंगे, ठीक है। आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें हाई कॉस्ट जो भी मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपने आप से कुछ चीज़ समझ सकें। और बाकी तो मैं दिखा ही रहा हूँ यार, बाकी तो आप पढ़ भी लोगे ना, इसे इतना समझ आ जाएगा। बाकी कई बच्चे करते हैं भाई भैया ये नहीं बताया, वो नहीं बताएगा, तो वो मैं वही चीज़ नहीं बताता हूँ जो काफ़ी बेसिक होती है, जो कि आप पढ़ लेंगे ना हो जाएगा। हर बार किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपको। कई बार आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना, आपको थोड़ी सी किसी की हेल्प चाहिए होती है, पुश चाहिए होता है, बाकी आप अपने आप भी पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ कि भाई मैंने पूरा अपने आप से लिखा है, मैं चाहता था DUSL की जो बुक है वो सामने ला के कर देता आपके और उससे पढ़ा लेता, पर मैंने जानबूझ के अपनी पर्सनल PDF बनाई है हाथ से लिख के, कि ताकि आपको मैं ऐसे वर्ड्स में लिख के दे दूँ कि बंदा अगर मेरी बात ना भी सुन पाए, समझ ना आ पाए, पढ़ ले तो उसको वहाँ से समझ आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये मेरा मोटिव होता है। तो आप ऐसे ना करें कि अगर मैं कुछ ना बताऊं तो बिल्कुल ऐसे करें कि भाई भैया आपने ये नहीं बताया, आपने वो इग्नोर कर दिया। कुछ बातें मैं बता देता हूँ, जो बेसिक बातें होती है वो मैं छोड़ देता हूँ, उसको आप पे मैं छोड़ देता हूँ कि आप एक बार उसको पढ़ भी लोगे, आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। अगर मैं बुक्स लेता तो आपको लिख के पढ़ा लिख का वो समझ नहीं आता, उसको मेरे को मुझे समझाना पड़ता, पर मैं लिख के लाया इसलिए हूँ। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ ले भाई अपने आप, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल का भाई डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, मैथ कहाँ से आ गई, डिफरेंशिएशन फिर से मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर है, डिफरेंशिएट करना दोनों के उसमें, इंटरनल सोर्स के बारे में और एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। मैंने दोनों के बारे में पीछे बता दिया है, बहुत बता दिया है, एडवांटेज लिमिटेशन सब बता दिए हैं। इसको दिमाग में रख के आप अपने आप बना सकते हैं। अब मैं अपने आप से बनाना चाहूँ तो मैं भी बना सकता हूँ। इंटरनल में बंदा कंपनी के अंदर से आ जाता है, एक्सटर्नल में बंदा कंपनी के बाहर से रिक्रूट करा जाता है। इंटरनल में क्या होता है, बंदे को प्रमोशन या ट्रांसफर करके ऊपर वाली पोस्ट पर डाल दिया जाता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इंटरनल में कॉम्पिटिशन, एम्प्लॉय के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है भाई,
मतलब मतलब एम्प्लॉय के अंदर ना एक वो बढ़ जाती है, मोरल बढ़ जाता है, उनको पता है कि उनमें से कोई सेलेक्ट हो जाएगा हायर पोस्ट के लिए, तो उनमें मोटिवेशन हाई रहता है। पर अगर आप बाहर से रिक्रूट करोगे तो एम्प्लॉय के जो कंपनी का अभी एम्प्लॉय है उनमें थोड़ी सी यार डिमोटिवेशन रहेगा। उनको पता है यार हम तो बड़ी पोस्ट पर जा नहीं सकते, कंपनी तो बाहर से बंदा हायर कर रही है, हमको तो दे ही नहीं रही, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन रहती है, ठीक है, उसमें कॉस्ट कम लगती है, अंदर से किसी बंदे को उठा लिया ऐसे ही कि भाई तेरे ऊपर स्किल है आजा, मतलब टाइम भी बचेगा और आपकी कॉस्ट भी बचेगी इसमें। पर अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी प्रोसेसर लगेगा बड़ा, ठीक है। इस तरह मैंने ऐसी बातों बता दी कि मैंने ऐसे पढ़ा ना, मेरे को ही आ गया, और आप तो स्टूडेंट है यार, आपकी तो पढ़ाई यही है, आपको तो वैसे ही आ गया, मैंने एक्सप्लेन करा है तो, ठीक है। आप अगर ना भी पढ़े ना तो आप मेरी बात सुन लोगे तो आपको वैसे ही समझ आ गया पूरा, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ये तो आपको पता होगा, आउटसोर्सिंग और वेबसाइट से रिक्रूट करती है तो ट्रेंड आपको पता होगा। कंपनी का आज के टाइम में कभी भी रिक्रूट करना होता है, कंपनी ऐसा कभी नहीं, ऐसा बहुत कम करती है कि भाई मैनुअली किसी को अट्रैक्ट करके मैनुअली कहे पर रोड पकड़ के लोगों को ले जाए या कंपनी के बाहर पोस्टर लगा दे भाई कंपनी में आ जाओ हमारे लिए, ऐसा बहुत कम होता है। आज के टाइम में सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट होती हैं, कंपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और मतलब ई रिक्रूटमेंट करती है जिसे कहते हैं, वो कर लेती है कंपनी, ताकि ऑनलाइन ही बंदा अप्लाई कर दे और अप्लाई करके आ जाए हमारे पास इंटरव्यू देने या ऑनलाइन ही देते, ठीक है। आउटसोर्सिंग में ऐसा होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय करती ही नहीं है बंदे को, एम्प्लॉयमेंट देती नहीं है। कई बार ऐसी कंपनी होती है वो कहती है हमें झंझट पालना ही नहीं है, ठीक है, ये बंदे को एम्प्लॉय करो, पहले ढूंढो कितने बंदे चाहिए, फिर बंदों के लिए पोस्ट डालो इंटरनेट पे, फिर वो नेट से आके अप्लाई करेंगे, उनका इंटरव्यू लो, सेलेक्ट करो, मेडिकल करो, प्लेसमेंट करो, ओरिएंटेशन करो, इतना झंझट कई बार कंपनी पालती ही नहीं है। कंपनी करती है सीधा ये काम कर लेती है आउटसोर्स, कहती है भाई हम दूसरी फर्म से एक आउटसोर्स कर लेंगे। कई आउटसोर्सिंग फर्म होती है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में इतने सारे कॉल सेंटर्स हैं, ये सारे इंडिया के नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की कंपनी के ना वो सर्विस सेंटर नहीं, कॉल सेंटर जो होते हैं वो इंडिया में स्टैब्लिश्ड हैं, समझ रहे हो, वो इंडिया से काम करा रहे हैं ये, तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं कि आप अपना काम करा रहे हो पर दूसरी कंपनी से, समझ रहे हो। जैसे आपका ऑनलाइन काम है, ऐसे मैंने कॉल सेंटर का काम लिया, तो आपको है भाई कॉल सेंटर कंपनी आपकी है, ठीक है, आपको कस्टमर सर्विस ग्रीवेंस हैंडल करनी है, तो आप अपना ना करके, अपने एम्प्लॉय ना करके हम तो अपना रिक्रूटमेंट करेंगे, अपने बंदे छाट के अपने रिक्रूट करके सिलेक्शन करके लाएंगे, आप ऐसा ना करें। कई बार कंपनी करती है भाई जिस कंपनी के पास ऐसे एम्प्लॉय है ना उससे कॉन्टैक्ट कर लेती है, उससे काम करा लेती है भाई। कई आपको पता होगा कई ऐसी फॉर्म होती है जिनके पास वो मेन बंदे होते हैं जो कंपनी को चाहिए होते हैं, और वो जिन कंपनी को वो चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। जैसे एक कंपनी है वो सारे कॉल सेंटर के बंदे रहते हैं वहाँ पर, सारे उन्हें रिक्रूट कर रखे हैं थाउजेंड्स में, ठीक है, वो रिक्रूट कर रखे हैं, ठीक है, तो वो बैठे इसलिए उन्हें सारे वो काम नहीं कर रहे उस चीज़ का, बस उन्हें वो बैठा रखे अपनी कंपनी में कि हम पे कॉल सेंटर कितने बंदे हैं। अगर किसी कंपनी को ऐसा हो भाई कॉल सेंटर की जरूरत है, हमें बंदे को जरूरत है, तो एम्प्लॉय ना करके उस कंपनी से बात कर लेगी भाई हमको कॉल सेंटर के बंदे की जरूरत है, तो वो कंपनी सीधा क्या करेगी, इससे कॉन्टैक्ट करके कॉल सेंटर, मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी वहाँ चल रही है अपनी, पर उसका काम ऑनलाइन में कौन कर रहा है, सोच रहे हो, दूसरी कंपनी का। तो आउटसोर्सिंग यही होता है, अपने में एम्प्लॉय ना करके दूसरी कंपनी से अपना काम आउटसोर्स करवा लेना, दूसरी कंपनी से काम ले लेना, ठीक है। जैसे मैंने सर्विस सेंटर का वो कॉल सेंटर का आपको बताया ही है, कॉल सेंटर में ऐसा काफ़ी बार होता है, कंपनी बंदे सर्विस कॉल सेंटर के रिक्रूट ना करके कंपनी ऐसे करती है हमें ज़रूरत है तो कंपनी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करती है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कॉल सेंटर के बंदों की, ठीक है, उससे बात कर लेती है तो वहाँ स्टैब्लिश हो जाती है, मतलब कंपनी कहीं और है, ठीक है, और उसके एम्प्लॉय कहीं दूसरी उसने एम्प्लॉय कर लिए तो उसकी कंपनी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैंने लिखा भी है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताइए, मैं इतना बताऊंगा नहीं इसके बारे में, 11th-12th में पढ़ चुके हो, अपने 12th के बुक भी उठा लोगे उसमें मिल जाएगा आपको। फर्स्ट सेमेस्टर था आपका, उसमें भी आप पढ़ चुके हो भाई, कितनी बार पढ़ चुके हो तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सेक्शन मैंने बता दिया है। जितने भी आपके पास रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आए हैं, लोगों ने अप्लाई करा है, उसमें से बिल्कुल क्वालिफाइड और मतलब कह सकते हैं एक मतलब हीरे बंदे सेलेक्ट करना जो आपको चाहिए कंपनी। सिलेक्शन प्रोसेस वो होता है, आपको प्रोसेस तो भाई आता ही होगा भाई, कितनी बार पढ़ चुके हैं आप, 11th 12th सेमेस्टर 1 सब में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं उसके अंदर, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। उस पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के बाद उसका रेफरेंस चेक होता है, फिर सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं क्या इसको सेलेक्ट करना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर सेलेक्ट करना चाहिए तो उसको फिर मेडिकल लेते हैं, फिर उसको जॉब ऑफर करते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जब वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, एक तो डायरेक्ट नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जिसमें भाई आस्क क्वेश्चन, मतलब एक होता है इंटरव्यू नॉन डायरेक्टिव जिसमें जो उसके दिमाग में इंटरव्यूअर दिमाग में क्वेश्चन है वो पूछ लेता है, मतलब वो बैठा क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लेगा, वो कुछ सोच समझ के नहीं आया, वो सोच समझ के नहीं आया, वो जो उसके दिमाग में है वो पूछ लेगा। एक होता है डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, उसमें जो रिक्रूट वो है ना इंटरव्यूअर है जो अपना इंटरव्यू ले रहा है वो सब सोच के आया है, ठीक है, वो सब सोच के आया, ये क्वेश्चन उसने पहले लिख के लाया है, ये क्वेश्चन पूछने, ये सवाल पूछने, ये इसके बारे में पूछना है, वो डायरेक्टिव और
डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसके बारे में प्री डिमाइंड है, मतलब प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से सोच के आए क्या क्या पूछना उसको, ठीक है। ये होता है इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इनफॉर्मल होता है जो ऐसे ले लिया, मतलब इतना फॉर्मली वे में नहीं लिया। मतलब फॉर्मल इंटरव्यू पहले रखा था, फॉर्मल वो होता है जिसको भाई आपने बिल्कुल ऑफिस में रखा है आपने, ठीक है, बढ़िया, उसके लिए पर्टिकुलर एक जगह आपने फिक्स करी, भाई इस जगह पर इंटरव्यू लेंगे हम, ठीक है, ऐसे हम बैठेंगे, ऐसे इस लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे जो कंपनी में होती है, आप ऐसे करेंगे। और इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, झंझट नहीं होते हैं, मतलब जगह भी फिक्स नहीं होती उसमें ऐसी कि भाई इसी जगह पे लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉय ने कहा कि भाई मेरा एक भाई है, उसका भी वो कंपनी में तो कंपनी कहेगी हाँ उसका इंटरव्यू ले लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है, तो एम्प्लॉय जो होता है ना इतना फ्रेंडली हो जाता है इनफॉर्मल वाले में, तो वो कहता है मेरे घर ही भेज देना उसको, मैं वहीं पर इंटरव्यू ले लूँगा। तो वो बंदा कहता है उसके लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती जगह पे। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर अपने घर ही बुला लेता है, उसके घर से ले आता है, वहीं उसका इनफॉर्मल वे में ऐसे बातचीत में इंटरव्यू ले लेता है, बातचीत में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, फॉर्मली ना करके बातचीत में ऐसे उससे बात करके थोड़ा वो करेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, ऐसी बातचीत में इनफॉर्मल इंटरव्यू में उसको इंटरव्यू ले लेते हैं। मतलब इसमें ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऑफिस के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा करेंगे, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, मतलब इनफॉर्मल वे में ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेता है। सिचुएशनल इंटरव्यू होता है जिसमें भाई एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, सिचुएशन दी जाती है बंदे को, वह ऐसी सिचुएशन है आप क्या करेंगे, ताकि उस इंटरव्यू में होता है ना कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई आपके साथ, ऐसा कुछ हो गया तो आप इसमें क्या करेंगे। तो सिचुएशनल इंटरव्यू है, इसमें एक सिचुएशन दे दी है, अब उससे डिपेंड करेगा कि उसने जो आंसर करना उससे डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं होगा। इसको कहता है सिचुएशनल इंटरव्यू। इसमें एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, अगर बंदे ने सिचुएशन का सही आंसर दिया, उसने ऐसे दे दिया कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में अगर ऐसा हो गया आग लग गई, तो और आग लग गई, आपके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे पहले। तो अगर ऐसा कुछ बोला उसने, क्वेश्चन पूछे, स्ट्रक्चर एक मतलब मेरा ना एक सिचुएशन बना दी, सिचुएशन इंटरव्यू में सिचुएशन बना दी कि ऐसा कुछ हो गया। अब उसका आंसर डिपेंड करेगा, जो उसने आंसर देगा ना वो डिपेंड करेगा कि कंपनी में रिक्रूट होगा कि नहीं होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। सिचुएशन बना दी, अब उस पर डिपेंड करेगा, उस पर वो नहीं देख रहा क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, वो देख रहा है कि इसमें कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या आंसर देगा। अगर उसने सही आंसर दिया उसको रिक्रूट कर लिया जाएगा वहीं कहीं, अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसको नहीं किया जाएगा। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो स्ट्रेस बना के रखता है, ताकि बंदे की पता लगता रहा भाई कितनी स्ट्रेस हैंडल कर सकता है ये कंपनी में काम। कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस काफ़ी होता है कंपनी में काम करने का, काफ़ी स्ट्रेस का काम भी होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है, उसको मतलब जानबूझ के दिया जाता है। स्ट्रेस ऐसा नहीं होता बंदे को डराने के लिए, वो करने के लिए स्ट्रेस जानबूझ के इंटरव्यू में क्रिएट किया जाता है, ताकि पता लग सके भाई कितने टॉलरेंस लेवल है इसका, कितनी देर तक स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, क्या स्ट्रेस हैंडल कर भी पा रहा है ये कंपनी में इसको हैंडल कर रहे हैं, कंपनी में स्ट्रेस काम है, कंपनी में ऐसा काम है इसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, ठीक है, और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये मार धाड़ पे आ गया वहाँ पे, तो ऐसा ना हो, तो उसके स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं कि उससे पता लग सके कितनी टॉलरेंस लेवल है, ऐसा कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाता है। अगर ये कर पाता तो ये कंपनी काम हैंडल कर पाएगा, उसी होता है। पैनल इंटरव्यू होता है भाई, काफ़ी सारे पैनल आपको पता होगा, तो काफ़ी सारे पैनल में लोग होते हैं, 4-5 पैनल में लोग होते हैं। पैनल का मतलब ये होता है भाई, आप ये लगा लीजिए 4-5 इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूअर होता है वैसे तो एक इंटरव्यू होता है, पर पैनल इंटरव्यू में होता है पैनल होता है इंटरव्यूअर्स का। पैनल का मतलब ये होता है 3-4 इंटरव्यूअर होते हैं, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप अकेले हैं, बाकी 3-4 इंटरव्यूअर हैं, फंसा देंगे बिल्कुल आपको। ग्रुप इंटरव्यू में ये है, आपका अकेला इंटरव्यू ना लेके काफ़ी सारे लोग एक साथ इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। पैनल इंटरव्यू में क्या था, आप अकेले थे, इंटरव्यूअर 3-4 थे, ठीक है। अब ग्रुप इंटरव्यू में क्या हो गया, इंटरव्यूअर अकेला है, आप 3-4 हैं, आप जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो 3-4 है। पहले क्या था, लेने वाले 3-4 थे, अब देने वाले 3-4 हैं, ठीक है। डेप्थ इंटरव्यू अप्रोच पे डिटेल वन की, मतलब डेप्थ में पूछा जाता है इंटरव्यू। ऐसा आपको लगा इतना डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाता, मतलब बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, पर डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, काफ़ी एक चीज़ में काफ़ी घुस के पूछा जाता है। अगर आपका टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम में इतना घुस के पूछेंगे कि भाई ये मशीनरी में अगर ये पार्ट ख़राब हो गया, ठीक है, और आपका उसमें काफ़ी मेन काम चल रहा था, आपको काफ़ी लॉस होता, आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं। आपका मशीन काम है तो उसमें डेप्थ में, इतना डेप्थ में जाकर उसके बारे में पूछेंगे, ये चेक करने के लिए कि आपको पूरी डेप्थ नॉलेज है ना उस काम की। कहीं ऐसा ना हो आपको मशीनरी बस ऊपर बस चलानी आती है, आपको पता ही नहीं है, अगर मेन टाइम पे ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये सब होते हैं। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, आपको सिंपल चीज़ है पता होगा। सबसे पहले भाई इंटरव्यू को प्रिपेयर करना। इंटरव्यूअर के लिए क्या बता रहा हूँ ये मैं, जो इंटरव्यू लेता है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू प्रिपेयर करना, मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस करता है। आपको बुलाया, आपको इंटरव्यू लेना, आज से आप कंपनी में मैनेजर थे पहले, आपको बोला भाई आपको आज से इंटरव्यू लेना है, ठीक है। इंटरव्यू लेने को बोला, अब आप पहले प्रिपेयर करो ना, इसलिए सबसे पहले आप प्रोसेस क्या करोगे, सबसे पहले प्रिपेयर करोगे प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है।
आप प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे कह लो, या जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको जहाँ भी इंटरव्यू लेना है वो प्लेस है जो भी है उसको प्रिपेयर करोगे जहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हो। सेकंड स्टेप क्या करोगे, आप पर फिजिकल सिटिंग सेट करोगे कि कहाँ पे लेना है मेरे को, मैं अपने घर पे बुला लूँ उसको, मैं इससे घर पे चली जाऊँ, एक ऑफिस में बुला लूँ, किसी होटल में इसका इंटरव्यू ले लूँ, ठीक है। तो आप फिर ये फिजिकल सिटिंग वो करोगे, कन्फर्म करोगे। थर्ड में आप इंटरव्यू ले लोगे, अब आपने पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, प्रिपेयर कर लिया पूरा इंटरव्यू के लिए, सारे क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट कर लिए, सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बातचीत कर ली किससे इंटरव्यू लेना उससे, ठीक है, बुलाने के लिए आपको कहाँ पर आना। सेकंड आपने फिजिकल सिटिंग सेट कर ली, भाई कहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। थर्ड में आपने इंटरव्यू ले लिया, उसको आप कंडक्ट कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू ले लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा उसमें, क्लोजिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले ले लिया, कंडक्ट कर लिया इंटरव्यू, अब क्लोज करना है इंटरव्यू को। ऐसे नहीं क्लोज आप बोलते बोलते चल भाई हो गया मेरा, चल निकल यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपरली क्लोज करना पड़ता है, उसको थोड़ा ग्रेड करना पड़ता है, उसको रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली वे में बोलना पड़ता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। और फिनिश करने के बाद थोड़ा सा उसके बारे में पूछा जाता है कि आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपको जो भी रिव्यू देना है तो आप इंटरव्यू के बारे में दे सकते हैं, और पोलाइटली वे में थैंक करते हैं उसको, क्लोज ऐसे करते हैं इंटरव्यू को, ठीक है। और बाय फिफ्थ वे होता है इवेल्युएट करते हैं। पूरा इंटरव्यू ले लिया आपने, सब कर लिया, एंड कर लिया। एंड में क्या करोगे, जब एम्प्लॉय जिसका इंटरव्यू लेता है वो चले जाएगा, अब वो चले गया, उसके जाने के बाद आप उसका एनालाइज करोगे, आप समझ रहे ना, इवेल्युएट करोगे। अब वो आया था बंदा, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या इसको रिक्रूट करूँ मैं नहीं करूँ, क्या सुटेबल है हमारी कंपनी के लिए, तो आप उसको इवेल्युएट करोगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या, कई बार करता पर्सनल बायस होता है, कई बार इंटरव्यूअर को अगर उसको उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई, वो बंदा पसंद नहीं आया, तो पर्सनल बायस भी बन जाएगा वो। भाई इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है वो बंदा कंपनी में काम करेगा नहीं करेगा। अगर इंटरव्यूअर को अगर बायस्ड है इंटरव्यूअर अगर उसको भाई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है उससे, कह लीजिए उसको पर्सनली उसमें चीज़ बंदा पसंद नहीं आया, या पर्सनली वो बंदा अच्छा नहीं लगा उसको, तो पर्सनली बायस के उसमें वो उसको रिक्रूट नहीं करा, तो एक लिमिटेशन बन जाती है। वो लिमिटेशन में भाई इंटरव्यूअर के ऊपर पावर है, पूरी इंटरव्यूअर के हाथ में पावर है, बंदे को कंपनी में काम करेगा नहीं करेगा। तो कई बार अगर इंटरव्यूअर पर्सनली बायस होता है तो भाई उस पर डिपेंड करता है, मतलब वो अपने बायसनेस से बंदे को रिक्रूट करता है या नहीं करता है। अगर उसको अच्छा लगा कंपनी में, बेशक वो अच्छा रोल ना निभा पाए, अच्छी उसको क्वालिफिकेशन ना हो, पर उसको बंदा अच्छा लगा, वो उसके रिलेटिव में आता है वो, तो ऐसे ही रिक्रूट कर लेगा उसको। अगर वो बायस्ड है एक तरफ, अगर दूसरी तरफ बायस्ड है भाई बेशक कितनी क्वालिफिकेशन है उसको रिक्रूट नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन, अगर भाई जल्दी इंटरव्यूअर ने अपना जल्दी माइंड, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन देख के अपना माइंड बना लिया, वो भी लिमिटेशन होती है इंटरव्यू को। इंटरव्यू का मतलब होता है पूरा बंदे के बारे में जानने के बाद फिर उसके बारे में डिसीजन लेना कि कंपनी में आएगा नहीं आएगा। पर अगर ऐसा है कि बंदे ने इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लिया उसने फर्स्ट एक्सप्रेशन देखा, फर्स्ट इंप्रेशन देखा, उसमें से देख के वो समझ गया भाई, उसने डिसीजन लिया भाई मैं तो नहीं लूँगा उसको, बेशक उसको पता ना हो, मतलब बेशक भाई नर्वस होते हैं बंदे पहले बार इंटरव्यू देने गए, ठीक है, बेसिक नर्वस में उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया, गलत जगह बैठ गया, मतलब ग्रीट करना भूल गया, कुछ ऐसा करा, तो फर्स्ट इंप्रेशन भाई उसकी गलती नहीं है, वो नर्वस है फिलहाल, ठीक है। बेशक उसमें सारी क्वालिफिकेशन है, पर वो फर्स्ट इंप्रेशन देख के ही इंटरव्यूअर क्या पता जल्दी अपना क्विकली माइंड बना ले कि भाई मेरे को उसको रिक्रूट नहीं करना, इसने ऐसा नहीं करा, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशन होती है, उससे बंदा जो डिजर्व भी करता होगा वो कंपनी में नहीं आ पाया, वो इंटरव्यूअर से रिजेक्ट कर देगा। लैक ऑफ प्रिपरेशन, भाई कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है प्रिपेयर नहीं होता अच्छे से, वो कुछ भी पूछ रहा है उससे उसको पता भी नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो कुछ भी पूछ जा रहा है, एंड में उसको समझ नहीं आएगा। अब मैंने पूछ तो लिया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब इस बंदे को लूँ ना लूँ, वो ऐसे कुछ भी पूछ जा रहा है, ऐसा है आपके पास, अच्छा ऐसा है, ठीक है, ऐसा क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, सारे सवाल का जवाब ना जवाब दे दिए उसने, अब एंड में उसको समझ नहीं आ रहा। अब भाई मैंने सब क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब इसका परफॉर्मेंस क्या ओवरऑल, इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग पुअर होती है, कई बार ऐसा होता है भाई क्वेश्चन इतने बेकार है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी टेक्निकल काम की है, टेक्निकल काम के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, वो उससे क्वेश्चन लगे पूछ रहे हैं, मतलब एक्सेल शीट में पूछ रहे हैं स्पेस बार कैसे दबाते हैं, एक्सेल शीट में लिस्टिंग कैसे करते हैं, इससे ये पूछ रहे हैं, मतलब पुअर क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चनिंग खराब होगी ना, तो वो भी इंटरव्यू के लिए लिमिटेशन बन जाती है। अगर वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन ही बिल्कुल बेकार लेके आया है जिसका कोई काम से लेना मतलब नहीं है, और उसका आंसर भी वीक ही आएगा, फिर गलत ही आंसर आएगा, या लगा लो कि काम से कोई लेने देना नहीं हो, भाई टेक्निकल काम की पोस्ट है, आप उससे पूछ क्या रहे हो, पूछ रहे एक्सेल शीट के बारे में, तो वही पुअर क्वेश्चनिंग भी इंटरव्यू को हेल्प वो करती है। मिस्टेक होती है इंटरव्यू के अंदर की, लिमिटेशन का लिया मिस्टेक कर लो कि इंटरव्यू में क्या मिस्टेक होती है, ठीक है। टॉकिंग टू मच, इतना बात कर लेना उससे भाई कि भाई इंटरव्यूअर इतना बोल देता है, या इंटरव्यू जिसका ले रहे हैं वो इतना बोल देता है, भाई उनको समझ नहीं आता भाई कि उसकी क्या एबिलिटी क्या एक्सपीरियंस है, वो इतनी बातचीत कर ली उससे, अभी समझ नहीं आ रहा भाई इसको क्या करूँ उसका, ठीक है। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, कई बार इंटरव्यू इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बना देता है, इतना वो करके रखता है फॉर्मल, भाई सामने वाला वैसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बना देता है, और जिसमें बेशक एफिशिएंट हो, ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो उसके अंदर, पर सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर ने ऐसा बिल्कुल बनाया हुआ है, ऐसा डरा के रखा हुआ है उसको, ऐसे मतलब उसको एग्रेसिव मोड में मतलब
बैठा है वो, ऐसे उसको सामने डरा के रखा हुआ है कि बंदा बेशक पूरा क्वालिफाइड हो, पूरी सब स्किल्स हो उसमें, पर वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बैठ के अपनी क्वालिफिकेशन ना शोकेस कर पाया हो, ना प्रॉपर आंसर दे पाया हो। तो ये भी एक मिस्टेक होती है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में मैंने ये भी दे भी दिया, डिफरेंशिएशन ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी मैंने बता भी दिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेसर पहले होता है, उसके बाद सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट में कंपनी ट्राई करती है ताकि मैक्स टू मैक्स लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आता है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जिन लोगों ने अप्लाई करा है उन लोगों में से लोगों को छांटना सिलेक्शन होता है। मतलब समझ गए ना आप, पहले रिक्रूटमेंट आएगा फिर सिलेक्शन आएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया सबके बारे में। आप ये बता दो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। ये पॉजिटिव होता है, इसमें सब कुछ सब अप्लाई करता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने सेलेक्ट किए जाते हैं ना वो लोग कम होते हैं जितने रिजेक्ट कराते हैं उससे, तो इसलिए नेगेटिव कहते हैं। समझ रहे हैं इसमें, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जितने लोग सेलेक्ट करे जा रहे हैं ना वो बहुत कम होते हैं जितने लोग रिजेक्ट होता है। पता है 100 लोगों की पोस्ट के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो भाई देखो 100 लोगों की पोस्ट है तो कितने लोग रिजेक्ट होंगे उसमें, 9,900 लोग पोस्ट होंगे वो रिजेक्ट होंगे उसके लिए, ठीक है। सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट होंगे। तो नेगेटिव प्रोसेस इसलिए कहते हैं इसको, इसमें रिजेक्टेड पीपल ज़्यादा होते हैं सेलेक्टेड पीपल से। सेलेक्ट हुए सिर्फ 100, रिजेक्ट हुए 9,900, ठीक है। इसलिए नेगेटिव प्रोसेस होगा, ये होगा पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो 1 घंटे 40 मिनट की हो गई है और आधे चैप्टर कुछ हो गए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो मैं बता दूँ आपको, आप मेरा पिन कमेंट है, मैंने पिन करा हुआ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं। वैसे तो ये PDF पेड है भाई, बता दूं, ठीक है। कितने रुपए लगेंगे आपको वो आपको कमेंट में आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको खरीद सकते हो कि भाई पता है एक मतलब 300 पेज की पहले बुक पढ़ी गई है इसको बनाने के लिए, ताकि आपके पूरा सारा सिलेबस कवर करे। 300 पेज की DSL की बुक पढ़ने के बाद इसमें पूरा 56 पेज में उसको पूरा लिख के लाया हूँ, सारा एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। पहले पढ़ा पूरा, फिर उसको पूरा समझा, फिर उसको पूरा शीट में 56 पेज लिखे उसको, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है। जिसने लिखा टाइपर उसको भी कॉस्ट होती है, उसको भी सैलरी मतलब पैसा देना पड़ता है करने के लिए, तो भाई उसका पैसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी प्राइस रखे हैं, पेड रखा है। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो यार आप पेड इससे पढ़ सकते हो, वीडियो से आप वीडियो प्ले कर लेना, आपको वीडियो से पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से पढ़ लीजिए आप। अगर आपको ऐसा चाहिए नहीं भाई मैं तो अगर आप लेटा हुआ हूँ तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को वीडियो नहीं चलानी बार बार, मैं लेटा हूँ तो स्क्रॉल कर लूँगा, अपने आप पढ़ लूँगा। मेट्रो में सेंटर पर जा रहा हूँ तो भाई मेट्रो में देख खोल के पढ़ लूँगा। अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए तो भाई आप ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है मैंने, काफ़ी कम प्राइस रखा है मैंने, आप कमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कमेंट में एक Gmail ID मैंने दी हुई है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं Gmail के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको सब कुछ मतलब दे दूंगा PDF, अगर आप प्राइस पे कर देंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप खरीद सकते हैं इसको। और इस वीडियो को अगला पार्ट भी आएगा क्योंकि 6 चैप्टर कराया मैंने, बाकी के जो भी चैप्टर है वो मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। अगली वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल पर जा सकते हैं, चैनल पर आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाएगी, सेकंड पार्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने बाकी के चैप्टर कराए हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखा दूंगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको ये भी पता लग जाए क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट कराया भी हुआ है, जो मैंने थ्योरी कराई है सारी इंपॉर्टेंट ही है, पर फिर भी अगर आपको ऐसा हो भाई मेरे को जो वही क्वेश्चन देखने जो एग्जाम में आए हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दूंगा अगली वीडियो में, तो मैं दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कैसे कैसे उसके आंसर क्या क्या होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कैलकुलेटर से सॉल्व भी करा दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। उससे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वैसे तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी एग्जाम की वीडियो के लिए जो मैं बना लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। और कमेंट भी कर देना अगर आपको कोई भी अगर और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनवानी हो, भाई ये सब्जेक्ट का एग्जाम है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ऐसे DSL के वीडियो के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।